हेलो नमस्कार भाई दोस्तों, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। अपन बात कर रहे थे मॉडल पेपर सीरीज़ की, जिसमें आज अपना जो दूसरा मॉडल पेपर है वो आपके बीच लेकर हाजिर हो चुका हूँ। मॉडल पेपर नंबर 2 आपके बीच में हाजिर हो चुका है। सीईटी से संबंधित ये मॉडल पेपर 10+2 में 100% साथियों मैं आपको वादा कर सकता हूँ, आपसे विश्वास दिला सकता हूँ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। 100% देखना, आपको यहीं से प्रश्न जो है देखने को मिलने वाले हैं। तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए और पूरा का पूरा 150 प्रश्न जो है इसमें रहने वाले हैं। सभी के सभी 150 प्रश्नों का सॉल्यूशन जो मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं, तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। तो ये रहा आपके बीच में पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न मैं जूम कर देता हूं, एकदम फुल एकदम जूम करके आपको हर एक प्रश्न दिखाया जाए और अच्छे से पढ़ा जाए। तो बिल्कुल साथियों, ये रहा पहला प्रश्न और क्या कह रहा है कि ताम्र संचय संस्कृति से किस प्राचीन सभ्यता को जाना जाता है। यानी ताम्र संचय संस्कृति से किस प्राचीन सभ्यता को जाना जाता है। यानी ये जो ताम्र संचय संस्कृति है, इस नाम से क्या आहड़ को, क्या गेलुंड को, क्या सोनारी को, क्या गणेश्वर को। तो आप अच्छे से जानते होंगे ताम्र संचय की जब भी बात आए, ताम्र जननी की जब भी बात आए, तो गणेश्वर सभ्यता साथियों जिला सीकर में ये पड़ती है। आप अच्छे से इनको जानते हो, सीकर जिले की ये सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, जहां से कांतली नदी के तट पर यह सभ्यता आपको प्राप्त हुई। और यहां से ज्यादातर जो लगभग साथियों 99% जो प्राप्त उपकरण जो प्राप्त हुए वह आपकी कांसे के, अर्थात आप कह सकते हो तांबे से निर्मित प्राप्त हुए। यहीं से साथियों मछली पकड़ने के कांटे के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए थे। तो ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है साथियों, आहड़ वासियों के आभूषण अधिकांशतः निर्मित थे। यानी आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं उनके आभूषण सोने और चांदी के थे, पत्थर के थे, या जानवरों की हड्डियों के थे, या पक्की हुई मिट्टी के मणकों के थे। तो आप अच्छे से जानते होंगे, जब भी अपन किसी सभ्यता स्थल की बात करेंगे तो साथियों सोना चांदी के तो वहां पर कोई जिक्र होने वाला ही नहीं है। यानी सोना चांदी का कोई जिक्र होने वाला ही नहीं है। जानवरों की हड्डियों का हो सकता है क्या? हाँ, जानवरों की हड्डियों का हो सकता था, लेकिन अगर ये सभ्यता स्थलों की बात नहीं करके आदिम जमे यानी कि मानव उत्पत्ति का जो सिद्धांत अपन पढ़ते हैं, अगर वहां से चर्चा होती तो आप जानवरों की हड्डियों को पढ़ सकते थे। क्या पत्थर के साथियों पाषाण काल की अगर चर्चा होती तो पत्थरों के हो सकते हैं, लेकिन मिट्टी, पक्की हुई मिट्टी के मणके जो है, अर्थात आपको पता होगा ना साथियों, मणके बनाने के कारखाने सर्वाधिक कहां से प्राप्त हुए थे? अरे लोथल, याद है चन्नूदड़ो लोथल, आपको याद होगा, वहां से साथियों मणके बनाने के कारखाने तक प्राप्त हुए। अर्थात साथियों यहां पर ऑप्शन डी जो है आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट थर्ड प्रश्न आपके बीच में हाजिर। देखो क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं, हाँ, जैसे कि आपको पूरा एकदम क्लियर दिखाई दे जाए, बिल्कुल पूरा क्लियर दिखाई दे जाए। प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कालीबंगा के संबंध में असत्य। साथियों कालीबंगा जब भी बात आए तो आप अच्छे से जानते हो साथियों, बहुत अच्छे से आप जानते हो, कालीबंगा अर्थात अपन बात करते हैं काले रंग की चूड़ियां। साथियों काले रंग की चूड़ियां हनुमानगढ़ से सभ्यता स्थल प्राप्त हुआ। इनके संबंध में साथियों कालीबंगा की सर्वप्रथम खुदाई जो है 1982 में आपके जो है 1952 में बात करें 1952 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। और कालीबंगा की खुदाई का कार्य जो है 5 स्तरों में किया गया था। और कालीबंगा से प्राप्त जो है अस्थि पिंजर की बात करें अवशेषों में एक खोपड़ी में 6 छिद्र थे, जिन्हें कपाल छेदन क्रिया का प्रमाण मिलता है। और कालीबंगा के स्थानीय निवासी धूलकोट नाम से पुकारते हैं। तो साथियों यहां तो आप अच्छे से जानते हो। अरे कालीबंगा साथियों 1952 में बात करें तो अमलानंद घोष, AK घोष, याद है आपको? हाँ बिल्कुल याद होगा साथियों। बीबी लाल, BK थापर उत्खनन का यहाँ पर कार्य करते हैं। बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल और BK थापर यानी बालकृष्ण थापर की बात करें तो आप अच्छे से जानते हो साथियों कालीबंगा के संबंध। और कालीबंगा से साथियों ये जो साक्षी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देखो कालीबंगा से एक खोपड़ी प्राप्त हुई, 6 जिसमें प्राप्त हुई साथियों हाइड्रोस्पेलिस रोग। हाइड्रोस्पेलिस जो रोग है, इस हाइड्रोस्पेलिस रोग के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे ये कहा जाता है कि ये जो हाइड्रोस्पेलिस रोग था साथियों, ये एक प्रकार का किस प्रकार का रोग था? ये एक संक्रामक रोग था। अर्थात कालीबंगा सभ्यता का विनाश का कहीं ना कहीं कारण जो है साथियों, वह भी कहीं ना कहीं क्या रहा, ये हाइड्रोस्पेलिस रोग रहा होगा, ऐसा माना जाता है। और कालीबंगा वह स्थल है साथियों जहां से विश्व में प्रथम बार 3 ऐसे साक्ष्य जो विश्व में पहली बार कालीबंगा से प्राप्त हुए, और वह कौन से? अरे अच्छे से जानते होंगे यहाँ पे, एक भूकंप के साक्षी साथियों, भूकंप के साक्षी सबसे पहले कालीबंगा से। लकड़ी की नालियों के साथियों, लकड़ी के नालियों के साक्षी पूछे जाए तो लकड़ी की नालियों के साक्षी भी कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। और साथियों तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपसे पूछा जाए तो कालीबंगा से क्या प्राप्त हुई साथियों? अरे आपको पता होना चाहिए, ये आपके हड्डियां प्राप्त हुई। अर्थात साथियों मैं कह सकता हूं कि यह एक प्रकार की शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन के पहले साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो ऑपरेशन के पहले साक्ष्य कालीबंगा से। साथियों धूलकोट के नाम से अगर पूछा जाए आपको, धूलकोट स्थानीय निवासी किसको कहा जाता है? तो वे धूलकोट आहड़ के लोगों को कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना साथियों, आहड़ के लोगों को जाना जाता है। ये बिल्कुल ध्यान रखना आप। तो तीसरे प्रश्न का साथियों उत्तर जो है ऑप्शन डी होने वाला है। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न कि मेवाड़
मेवाड़ के किस शासक को साथियों अभिनव भट्टाचार्य के कहा जाता है? साथियों अरे रणरासो है, अभिनव भट्टाचार्य। अरे याद है ना आपको? अरे कुंभा भाई साहब याद है क्या? कुंभा भाई साहब के पास साथियों टोटल 108 उपाधियां थी। कितनी? अरे 108 उपाधियां थी, आप अच्छे से जानते होंगे। तो कुंभा भाई साहब के पास में जो है उपाधि थी अभिनव भट्टाचार्य। साथियों हिंदू सुल्तान पूछे तो हिंदू सुल्तान कौन था? तो हिंदू सुल्तान साथियों महाराणा प्रताप हो जाता है। जबकि यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका क्या होने वाला है? एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। ये रहा साथियों सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? तो सारंगपुर का युद्ध आप अच्छे से जानते होंगे। सारंगपुर युद्ध आपसे पूछा जाए कब लड़ा गया है, तो साथियों आपको पता होना चाहिए सारंगपुर युद्ध के विजय के पश्चात अर्थात मालवा विजय के पश्चात साथियों महाराणा कुंभा ने साथियों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। आपको पता है क्या? हाँ, अरे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। महमूद खिलजी वो सामने लड़ने वाला था, याद आपको अच्छे से याद आया होगा। बिल्कुल साथियों 1437 ईस्वी की बात करें, ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। 1437 में युद्ध लड़ा गया था और 1440 से लेकर 48 के मध्य साथियों क्या हुआ था? तो 1440 से 48 के मध्य विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। तो यह आपके राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य युद्ध लड़ा गया था। अर्थात साथियों ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में। हाँ, ये रहा महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया विजय स्तंभ जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, वे कितनी मंजिलों का है? साथियों कीर्ति स्तंभ कहते तो है, लेकिन ध्यान रखना यह विजय स्तंभ जो है विजय स्तंभ अलग है और साथियों कीर्ति स्तंभ अलग है। कीर्ति स्तंभ इसलिए कहते हैं साथियों क्योंकि इसकी 9वीं मंजिल पर, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है, इसीलिए अपन इसको क्या कह देते हैं? कीर्ति स्तंभ कह देते हैं। हालांकि जो कीर्ति स्तंभ है साथियों, कीर्ति स्तंभ जो है ये अलग से चित्तौड़ में एक इमारत बनी हुई है। बिल्कुल ये अच्छे से ध्यान रखना है, ये अलग से एक इमारत बनी हुई है। और साथियों विजय स्तंभ मैंने आपको बताया 1440 से लेकर 1448 के मध्य आपके मालवा विजय के उपलक्ष्य में अर्थात सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में आपके इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। कुंभा भाई साहब इसका निर्माण कार्य करवाता है, ये भी आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन साथियों मंजिलों की पूछे तो ये आपके 9 मंजिला भवन है। हाँ बिल्कुल, जिसे भारतीय मूर्ति कला का अजायब घर, विश्वकोश आदि नामों से भी जाना जाता है। राजस्थान पुलिस, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड साथियों, और आपके अंबुजा सीमेंट की बात करें, और साथियों राजस्थान वन विभाग की बात करें, और राजस्थान पुलिस की बात करें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें, तो उन सब का प्रतीक चिन्ह भी आपका कौन सा हो जाएगा? तो प्रतीक चिन्ह भी विजय स्तंभ हो जाता है। अच्छे से आप जानते हो। तो साथियों यहां पर ऑप्शन बी आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों 7वां प्रश्न आपके बीच में हाजिर है। क्या कह रहा है? चित्तौड़गढ़ किले से प्राप्त कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता किसे माना जाता है? साथियों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात करें तो मैंने कहा आपको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है ये आपकी विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल के ऊपर लगी हुई है। और 9वीं मंजिल का जो कभी साथियों आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 1857 की क्रांति के दौरान क्या हो गया? टूट फूट हो गई थी। उसका वापस निर्माण जो है वह आपके महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, महाराणा स्वरूप सिंह ने वापस जीर्णोद्धार करवाया था। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता किसे माना जाता है? तो साथियों आप जानते होंगे अत्रि भट्ट। साथियों अत्रि भट्ट, और इसे पूरा किसने किया था? तो पूरा किया था अत्रि भट्ट का बेटा महेश भट्ट ने जो है साथियों इस प्रशस्ति को क्या किया? पूरा किया था। अच्छे से आप जानते हो। बिल्कुल साथियों ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट एक कटारगढ़ नामक स्थापत्य निम्नलिखित में किस दुर्ग का भाग है? साथियों कटारगढ़, जिसके बारे में अबुल फजल भाई साहब एक डायलॉग मारता है कि अबुल फजल एक डायलॉग मारता है, आपको पता है क्या? कि यह दुर्ग तो इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि कोई आदमी नीचे से ऊपर की ओर देखे तो उसके सिर की पगड़ी भी नीचे गिर जाए, ऐसा था कटारगढ़। साथियों कटारगढ़ जो है कुंभलगढ़ का लघु दुर्ग है। लघु दुर्ग का मतलब होता है साथियों दुर्ग के अंदर अगर कोई दुर्ग बना हुआ है तो उसे कहा जाता है लघु दुर्ग। और आपकी कटारगढ़ तो कहां पर हो जाएगा साथियों? कटारगढ़ तो कुंभलगढ़ में। और भाई साहब कुंभलगढ़ कहां पर पड़ता है? तो राजसमंद में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? तो राजसमंद में पड़ता है आपका कुंभलगढ़। यह बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और कुंभलगढ़ का निर्माण साथियों प्रारंभिक निर्माण जो संप्रति मौर्य ने करवाया था, लेकिन साथियों इसका आधुनिक निर्माता जो है यह आपके कुंभा भाई साहब को माना जाता है। किसको? कुंभा भाई साहब को माना जाता है। और कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल मेरू के नाम पर नाम क्या रखा? कुंभलगढ़ रखा। साथियों कुंभलगढ़ वैसी की बात कर रहा हूं, वही कुंभलगढ़ साथियों जिसके बारे में कहा जाता है क्या? मेवाड़ की शरण स्थली। साथियों मेवाड़ की तीसरी आंख के नाम से कटारगढ़ को जाना जाता है। और कुंभलगढ़ की बात करूं साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात है, यह ऐसा दुर्ग है साथियों जिसके चारों तरफ 36 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी साथियों क्या बनी हुई है? भारत की महानतम दीवार बनी हुई। चाइना की दीवार के बाद सबसे ग्रेटर जो दीवार है विश्व की, वह दीवार आपकी कहां पर बनी हुई? इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में। और इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसकी दीवार के ऊपर 4 घुड़सवार एक साथ साथियों क्या कर सकते हैं? चल ले सकते हैं। अर्थात यहां पर ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, 9वां प्रश्न आपके बीच में हाजिर। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है। निश्चित रूप से देखना साथियों, इससे बाहर जो है मैं कह रहा हूं, इससे बाहर जो है आपके सीईटी में कोई प्रश्न नहीं जाने दूंगा गारंटी से। अगर आपने मेरे साथ 20
20 मॉडल पेपर जो ये है, ये 20 मॉडल पेपर मैंने तैयार किए हैं। ये 20 मॉडल पेपर अगर आपने मेरे साथ पढ़ लिए तो निश्चित रूप से साथियों CET 10+2 आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, 100% लिख के दे सकता हूँ। तो आप लगातार मेरे साथ पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। साथियों ये प्रश्न है आपके बीच में कि उदयपुर सरकार द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन को कब गैर कानूनी घोषित किया गया। साथियों मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें, प्रजामंडल साथियों उत्तराधिकार शासन जो है उसे लागू करने के लिए बात करें तो ये आपकी प्रजामंडलों का निर्माण किया गया था। और मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो साथियों मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वो कब होती है, आप अच्छे से जानते हो, 1938 में 1938 ईस्वी में होती है। अर्थात साथियों ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपके बीच में कि राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में अधिमिलन पत्र, साथियों एकीकरण के संदर्भ में अधिमिलन पत्र पर सबसे अंत में अर्थात 14 अगस्त 1947 को किस रियासत ने हस्ताक्षर किए। यानी सबसे अंत में पूछा जा रहा है कि कौन सी रियासत ने हस्ताक्षर किए थे। तो आप अच्छे से जानते होंगे राजस्थान एकीकरण के संदर्भ में सबसे अधिमिलन पत्र की बात हो रही है, अधिमिलन पत्र पर सबसे अंत में तो 14 अगस्त 1947। साथियों राजस्थान का एकीकरण वैसे 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में पूरा हुआ था। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। और साथियों प्रथम जो चरण है, प्रथम चरण में ही अधिमिलन पत्र, बिल्कुल ध्यान रखना साथियों, अधिमिलन पत्र की बात करें तो ये प्रथम चरण की बात हो रही है। और इसी अधिमिलन का मतलब क्या हुआ, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ के बाद में साथियों राजस्थान संघ बना और राजस्थान संघ मत्स्य संघ का मुलाकात जो होती है आपस में आपको पता है बाद में जाकर होती है, क्योंकि पहले आपके राजस्थान बन जाता है। अधिमिलन पत्र जब आपके मत्स्य चरण को बाद में बुलाया गया साथ में मिलने के लिए, क्योंकि बाबू जाड़ू की को परसाटो आपको याद है ना दूसरे चरण में, फिर जे भी आपके तीसरे चौथे चरण में मत्स्य संघ की और मुलाकात होती है ना, उसकी बात हो रही है। तो इस पर सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए थे, तो साथियों आपकी धौलपुर रियासत ने सबसे अंत में आपके क्या किए, इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। अच्छे से आप जानते होंगे धौलपुर रियासत की बात करें तो इन्होंने आपके सबसे अंत में यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे, बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो साथियों, साप्ताहिक समाचार पत्र लोकवाणी का प्रकाशन किसकी स्मृति में किया गया था। साथियों साप्ताहिक समाचार पत्र यानी 7 दिनों में एक बार एक समाचार पत्र प्रकाशित हो, लोकवाणी, इसका प्रकाशन किसकी स्मृति में किया जाता है, क्या जमनालाल बजाज, क्या दयानंद सरस्वती, या सागरमल गोपा, या केसरी सिंह बारन। तो आप अच्छे से इस बात को जानते होंगे साथियों, ये जो है साप्ताहिक लोकवाणी की बात करें तो लोकवाणी जो है साथियों जमनालाल बजाज, बिल्कुल साथियों जमनालाल बजाज जिसे आपके महात्मा गांधी का पांचवां पुत्र कहा जाता है, गांधी जी का पांचवां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। इनकी स्मृति में साथियों ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, आप बहुत गौर से देखिए इस प्रश्न को, थोड़ा सा आपको इसको गौर से देखना है। 3 यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं आपको छोटा कर देता हूं इसको जिससे कि आपको दिख जाए। साथियों गौर से देखना है आराम से। देखो क्या कह रहा है कि मानचित्र में अंकित A-B-C स्थलों को स्वतंत्रता सेनानियों की जन्म स्थली के साथ क्रम से सम्मिलित कीजिए। यानी स्वतंत्रता सेनानी है उनका जन्म स्थान है, बताओ कौन कौन सा, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों ए ऑप्शन यहाँ पर देखो, आपने मैप अगर अच्छे से आप जानते हो तो ये आपका गंगानगर बीकानेर और ये आपका जैसलमेर वाला क्षेत्र है। जैसलमेर में बी बता रखा है यानी बी, और यहाँ पर साथियों ये वाला जिला कौन सा हो जाएगा बताओ, जयपुर। जयपुर है क्या ये, हाँ बिल्कुल जयपुर ही होगा। तो यहाँ जयपुर सीकर की बात करें तो यहाँ पर बात करो, देखिए यहाँ ए दे रखा है और यहाँ पर सी दे रखा है। आपको यहाँ पर मिलान करना है साथियों कि ये आपकी कौन कौन है। तो साथियों आप अच्छे से जान रहे होंगे, देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, पहला ऑप्शन कह रहा है साथियों जवाला प्रसाद शर्मा, गोपाल सिंह खरवा और जोरावर सिंह और बलवंत सिंह, नरोत्तम लाल जोशी और गणेश लाल व्यास, अर्जुन लाल सेठी, दामोदर दास राठी, बलवंत सिंह मेहता, हरलाल सिंह खर्रा, अभिन हरी और ऋषिदत्त मेहता की बात करें तो साथियों आपको मिलान करना है, बिल्कुल अच्छे से आपको मिलान करना है साथियों। ऑप्शन सी देखो, अर्जुन लाल सेठी की बात करें जयपुर से हो जाएगा, दामोदर दास राठी की बात करें तो ये भी आपके जैसलमेर से हो जाएंगे और बलवंत सिंह मेहता ये आपके दक्षिण मेवाड़ वाले क्षेत्रों से हो जाएंगे। अर्थात साथियों ऑप्शन सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सम्मिलित क्षेत्र हो जाएगा। साथियों किस सूफी संत को मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी, बताओ किस मुस्लिम सूफी संत को मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंद की क्या दी थी, उपाधि दी थी। क्या शेख हमीदुद्दीन नागौरी को, पीर फखरुद्दीन को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को या हजरत पीर बाबा को। तो साथियों आप अच्छे से इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि मोहम्मद गौरी के साथ में पृथ्वीराज तृतीय के काल में यानी पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड है साथियों, इनके काल में आपके भारत कौन आए थे, आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे साथियों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में भारत आए थे और यहीं पर रह गए। अजमेर में इनके साथियों क्या है, अजमेर में इनकी क्या बनी हुई, प्रमुख दरगाह बनी हुई है। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे साथियों, बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते होंगे। हाँ तो ये आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सुल्तान उल हिंद की क्या दी थी, मोहम्मद गौरी ने उपाधि दी थी, बिल्कुल अच्छे से जान गए होंगे साथियों। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, 14वां प्रश्न आपके बीच में हाजिर है। हाँ 14वां प्रश्न क्या कह रहे हैं साथियों,
14वां प्रश्न देखो, बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। लोक देवता और मुख्य स्थल आपको सुमेलित करना, मल्लीनाथ जी सागवाड़ा से, गोगा जी गोगामेडी से, पाबू जी कोलूमंड से, तेजा जी परबतसर नागौर से। साथियों मुख्य स्थलों की बात हो रही है, मिलान करो। देखो साथियों तेजा जी, अरे तेजा जी साथियों परबतसर में क्या लगता है, पशु मेला लगता है। पशु मेला साथियों भाद्रपद मास में लगता है। कब लगता है, भाद्रपद मास। हालांकि तेजा जी के जो साथियों धार्मिक मेला है वे आपके खड़नाड़ में लगता है। खड़नाड़ साथियों नागौर में पड़ता है, वहां पर लगता है और वहां पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को मेला लगता है। साथियों तेजा जी वही है जिनके ऊपर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। और पाबू जी साथियों कोलूमंड साथियों जोधपुर में पड़ता है और चैत्र अमावस्या के दिन आपके पाबू जी महाराज का क्या लगता है साथियों, मेला लगता है। साथियों गोगा जी की बात करें, गोगा मेडी साथियों गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। हालांकि ददरेवा चूरू में जन्म हुआ, लेकिन प्रमुख जो स्थान है साथियों जहां पर गोगा मेडी को साथियों धुर मेडी आपको अच्छे से जानता होगा कि गोगा जी लड़ते हुए साथियों क्या हो गए थे, अरे महमूद गजनवी के सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और जिस स्थान पर धड़ गिरा वह स्थान आपकी गोगा मेडी कहलाता है। गोगा मेडी साथियों नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता है, अच्छे से आप जानते हो। तो मल्लीनाथ जी साथियों, मल्लीनाथ जी सागवाड़ा नहीं है साथियों। मल्लीनाथ जी के बारे में जब भी पूछा जाए तो मल्लीनाथ जी का जो प्रमुख स्थल है साथियों तिलवाड़ा हो जाएगा। कौन सा वाड़ा हो जाएगा, तिलवाड़ा हो जाएगा। अर्थात साथियों ऑप्शन ए तिलवाड़ा। बाड़मेर की बात करें, रावल मल्लीनाथ साथियों आप अच्छे से जानते होंगे। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के शासक हुआ करते थे और बाड़मेर के मेवा नगर को आपको क्या बनाई, खुद की राजधानी बनाई थी। इन्हीं की पत्नी थी साथियों रूपादे, रानी रूपादे। छोटू सिंह रावणा का बहुत ही प्यारा भजन है साथियों रानी रूपादे के ऊपर, आपने कभी सुना होगा, नहीं सुना है तो आप सुनना, आपको पता चल जाएगा ना, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा। गुरुजी जमले पधारो ना, आपने सुना होगा अच्छे से, कोई बात नहीं। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों शीतला माता का वाहन क्या है, साथियों आप अच्छे से जानते होंगे। शीतला माता की जब भी मैं चर्चा करता हूं तो आपको मैं एक बात बता कर जाता हूं कि शीतला माता का साथियों प्रमुख जो मंदिर है वह चाकसू जयपुर में है। साथियों कहां पर है, चाकसू जयपुर में। माधो सिंह ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। सील की डोंगरी के ऊपर देवी का मंदिर बना हुआ है। और तो और साथियों शीतला माता जो है वो कुम्हारों की कुलदेवी के नाम से जानी जाती है। और शीतला माता को साथियों महामाई माता, बच्चों की संरक्षिका, आपने नाम सुना होगा ना, हाँ महामाई माता, बच्चों की संरक्षिका आदि नामों से भी जाना जाता है। चेचक की निवारक देवी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आप अच्छे से इसके बारे में जानते होंगे। अच्छे से अगर जानते हो तो साथियों वाहन पूछा है, कुम्हारों की कुलदेवी है। साथियों प्रतीक चिन्ह जो है देवी का प्रतीक चिन्ह मिट्टी का क्या है, बर्तन आपके कहलाता है और देवी के बाँसुड़ा का भोग लगता है। साथियों ध्यान रखना, देवी का जो वाहन है वह आपके वाहन क्या है, गधा है साथियों, क्या है, गधा है। लेकिन साथियों गधों की देवी पूछा जाए तो खलकानी माता है, खलकानी माता है। साथियों गधों की देवी खलकानी माता है। खलकानी माता के मंदिर में लूणियावास जयपुर में आपके साथियों क्या बढ़ता है, माघ शुक्ल सप्तमी के दिन गधों का मेला बढ़ता है। ये बात जरूर ध्यान रखना साथियों। माघ शुक्ल सप्तमी को सोरसेन 12 में भी आपके क्या लगता है, सोरसेन 12 में भी आपके ब्राह्मणी माता मंदिर में भी क्या बढ़ता है साथियों, गधों का मेला बढ़ता है। लेकिन गधों की देवी पूछे तो खलकानी माता, गधा सवारी पूछे तो शीतला माता करना, बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि बीकानेर की प्रसिद्ध गायिका अल्लाह जिलाबाई किस राग गायकी के लिए प्रसिद्ध थी। साथियों अल्लाह जिलाबाई की बात करें, अल्लाह जिलाबाई वही है साथियों जिनके गुरुजी का नाम हुसैन बख्श था, जिनके ऊपर 2003 में साथियों क्या जारी किया गया था, 5 रुपए का डाक टिकट जो है आपको जारी किया गया था 2003 में। गुरुजी हुसैन बख्श है साथियों, बीकानेर की मांड गायिका है और गीत गाया था साथियों कौन सा, केसरिया बालम में आओ नी पधारो गोरी रे देश ओ हजारी गुलरा। सुना है ना आपने अच्छे से, बिल्कुल सुना होगा साथियों। तो यह गीत आपके अल्लाह जिलाबाई ने सर्वाधिक बार, यानी केसरिया बालम अवनी पधारो हमारे देश, ये सर्वाधिक बार किसने गाया, तो अल्लाह जिलाबाई ने। अल्लाह जिलाबाई को साथियों 1982 में 1982 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा है। बिल्कुल साथियों ध्यान रखना, केसरिया बालम गीत की एक और प्रमुख गायिका साथियों बन्नो बेगम जयपुर से संबंध रखती है। अभी सीटी ग्रेजुएशन लेवल में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप अच्छे से ध्यान रखना साथियों इसके बारे में। और साथियों पूछा जाए तो ये एक प्रकार की कैसी गायिका है, तो मांड गायिका है, ऑप्शन ए बीकानेर की मांड गायिका, बिल्कुल ध्यान रख लेना, बिल्कुल ध्यान रख लेना साथियों। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि राजस्थान के किस लोक नाट्य ख्याल में गायक ऊंची कूद लेकर ढप उछालते हुए गाता है तथा घुटनों के बल खड़ा होकर अपनी बात कहता है, जल्दी बताओ देखिए, हाँ घुटनों के बल खड़ा होकर अपनी बात कहता है, बताओ कौन से में, राजस्थान के किस लोक नाट्य। साथियों लोक नाट्य, नाट्य का मतलब होता है नाटक, एक प्रकार से आपने स्कूलों में देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त पर जो नाटक करते हैं उसकी बात हो रही है। हाँ गायक ऊंची कूद लेकर, यानी जो गाना गाने वाला होता है ऊंचा कूदता है, हाथ में डप होता है, उसको उछालते हुए गाता है और घुटनों के बल खड़ा होकर आपकी अपनी बात कहता है। रम्मत को, चार बेद को, हेला दंगल, तमाशा। साथियों तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध, चार बेंत टोक का प्रसिद्ध, आप अच्छे से जानते होंगे ना, बिल्कुल आप अच्छे से जानते हो साथियों। तो यहाँ पर साथियों चार बेंत में साथियों क्या होता है, बुस्तो भाषा में साथियों 4 पंक्तियां बोली जाती है और 4 पंक्तियां बोलने के साथ कवाली एक प्रकार से यहाँ पर कवालियां बोली जाती है और कवालियों के साथ में साथियों क्या किया जाता है, ये लोक नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। तो आप जानते होंगे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा।
ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों, बहुत ही गजब का प्रश्न है कि राजस्थान में मनाए जाने वाले त्योहार एवं उनके माह से संबंधित कौन सा युगम सही है। साथियों अक्षय तृतीया जेठ में मनाई जाती है, निर्जला एकादशी श्रावण में मनाई जाती है, और शीतलाष्टमी चैत्र में मनाई जाती है, आंवला नवमी फाल्गुन में मनाई जाती है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा युगम सही है। साथियों आका तीज, पहली बात तो आका तीज जेठ में नहीं आती। अक्षय तृतीया साथियों वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। कब आती है साथियों? वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। तो ये बात तो गलत हो गई। अक्षय तृतीया को साथियों राजस्थान का अबूझ सावा कहा जाता है, और इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक साथियों, इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक क्या होता है? अरे इसी दिन राजस्थान में साथियों सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। पता है ना आपको? बिल्कुल अच्छे से पता होगा साथियों। ये तो बात होगी अक्षय तृतीया की। साथियों निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी जो आती है साथियों श्रावण मास में नहीं आती, ये ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आती है। ज्येष्ठ शुक्ल यानी जेठ मास में साथियों, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, आप नाम सुना होगा ना 12 महीने, तो इनमें आपके ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन आपकी कौन सी आती है? निर्जला एकादशी आती है। शीतलाष्टमी साथियों, शीतलाष्टमी ये आपकी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आपको मनाई जाती है। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका एकदम क्या हो जाएगा साथियों? सही और सटीक आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपकी बाकी तो आपने देख लिए। तो बातजोट क्या है साथियों? बातजोट देखो, कल के मॉडल पेपर में मैंने आपको बताया था चोपड़ा क्या होता है। चोपड़ा साथियों मैंने आपको बताया था कि पावना को जब सीख देते हैं तो हाथ में जो लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है जिसमें कुंकू आपके चावल लगाकर तिलक लगाने वाला जो आपका चोपड़ा होता है, ठीक है ना। आज पूछा बाजोट, पूजा के थाल के नीचे रखी जाने वाली चौकी, विवाह की एक रस्म, हस्तकला का एक प्रकार, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आप अच्छे से ये बात कह सकते हो, हाँ पूजा के थाल के नीचे रखी जाने वाली चौकी कह सकते हो। लेकिन हालांकि देखो साथियों यहाँ पर यह भी हो सकता है कि खाना खाते वक्त जो नीचे रखी जाने वाली चौकी वह भी आपकी क्या गलत बाजोट कहलाता है। आप विशेष रूप से जब शादी ब्याह होते हैं तो आपके इन चौकी का पाटा, जिनको अपन कहते हैं पाटा, पाटिया, पाटड़ियो है, बाजोट, तो ये आपकी चौकी क्या कहलाती है साथियों? ये बाजोट कहलाती है। आप अच्छे से जानते होंगे बिल्कुल। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन ए आपका क्या होने वाला है? एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाने वाला है। साथियों ये रहा 20 नंबर प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको पूरा प्रश्न दिख जाए। आपको सुमेलित करना है साथियों, क्या करना है? सुमेलित करना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि आपके सामने देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। साथियों मासूरी की हवेलियां, ताराचंद रुइया की हवेली, नटानियों की हवेली, ईश्वरदास मोदी की हवेली, जयपुर, झुंझुनू, बीकानेर, और आपके सामने पूछा जा रहा है रामगढ़ से कावड़ सीकर। तो आप अच्छे से यहाँ समझ रहे होंगे साथियों। मासूरी की जब भी हवेली पूछा जाए तो मासूरी हवेली में आप यहाँ तो एक बात तो सम्मिलित कर सकते हो कि मासूरी हवेली बीकानेर में पड़ती है, यानी पहले में 3 आएगा तो बी और सी में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। बी और सी में से क्या होना चाहिए साथियों? कोई ना कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन साथियों ताराचंद रुइया की जो हवेली है वह आपकी कहाँ पर हो जाएगी? रामगढ़ शेखावटी सीकर में हो जाएगी। रामगढ़ शेखावटी सीकर में हो जाएगी। 3 4 आएगा, अर्थात साथियों ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देखो 3 4 फिर 1 2 कर देना ना। नटानियों की हवेली जयपुर में पड़ती है और ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू शेखावटी में पड़ती है, अर्थात साथियों यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, एक और बहुत प्यारा प्रश्न है कि बताओ सुमेलित नहीं है, इनमें से साथियों कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 ग्रंथ दे रखे हैं, चित्रकार दे रखा और चित्रित ग्रंथ दे रखे हैं। जगन्नाथ ने बिहारी सतसई, और कमल चंद्र ने मधुमाला थी, हीराचंद ने सुपासने चरितम, और धनसार ने कल्पसूत्र। तो आप अच्छे से साथियों पहचान रहे होंगे। हाँ कमल चंद्र जो है साथियों, कमल चंद्र, ये साथियों कमल चंद्र ध्यान रखना, ये आपकी 1260 ईस्वी की बात करें साथियों, 1260 ईस्वी में मेवाड़ का प्रमुख चित्रकार रहा है। और आपने नाम सुना होगा श्रावक सूत्रचूर्णी, है ना, नाम सुना ना साथियों। तो वे आपके श्रावक प्रति सूत्रचूर्णी जो है मेवाड़ का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है वो कमल चंद्र के द्वारा 1260 में लिखा गया था। मधुमालती यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैं। ये रहा देखो, बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों, बहुत ही गजब का प्रश्न है कि लीला मोरिया संस्कार राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? लीला मोरिया संस्कार जो है राजस्थान की किस जनजाति से संबंध रखता है? भील जनजाति से, मीणा जनजाति से, सहरिया जनजाति से, कथोड़ी। साथियों मोरिया संस्कार की बात करें या मोरनी मांडना की बात करें तो मोरनी मांडना जो है आपकी मीणा जनजाति में मोरनी मांडना अभी सीटी ग्रेजुएट लेवल मोरनी मांडना पूजा जा चुका है, जो कि आपकी मीणा जनजाति से संबंध रखता है। लेकिन लीला मोरिया संस्कार की बात करें साथियों तो लीला मोरिया भी आपकी किससे संबंध हो जाएगा? तो यह भी साथियों मीणा का ही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों चोगा क्या है? चोगा क्या है? ये एक वेशभूषा का प्रश्न है साथियों। अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र, पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है, कमर पर बांधे जाने वाले वस्त्र की बात करें, आदिवासी वस्त्र की बात करें। साथियों देखो आपके पुरुषों के सिर पर बांधा जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे पगड़ी या साफा कह सकते हैं, पगड़ी या साफा आप कह सकते हो। कमर पर बांधा जाने वाला साथियों लंगोट हो सकता है, खोइतू हो सकती है, धोती हो सकती है। आपने गीत सुना होगा, धोती जी पे रे पुट रे मल्ले बन गयो कहीं निजेरा
सुना है ना, बिल्कुल साथियों। तो यहाँ पर साथियों ध्यान रखना, ये चोगा जो होता है ना, चोगा साथियों जामा और पायजामा के ऊपर पहना जाने वाली जो कोटी होती है ना साथियों, जो ऊपर पहने अंगरखी के ऊपर आपके पहना जाने वाला, या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ जामा और पायजामा के ऊपर पहना जाने वाला जो बिना बाहों का कपड़ा होता है, चोगा कहलाता है। तो ऑप्शन ए साथियों आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न की, शेखावाटी बोली राजस्थान की किस बोली की एक उपबोली है? शेखावाटी जो बोली है साथियों राजस्थानी की किस एक बोली की उपबोली है? ढूंढाड़ी की, बागड़ी की, मारवाड़ी की या मेवाती की? तो साथियों आप अच्छे से इस बात को जान सकते हो, अच्छे से जान सकते हो कि शेखावाटी की बात करें साथियों, शेखावाटी तो मारवाड़ी की एक उपबोली है, अर्थात साथियों ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है आपके बीच में। क्या बात है, क्या गजब का प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं संत मीराबाई द्वारा रचित है? संत मीराबाई द्वारा रचित है। नरसी मेहतारी हुंडी, रुक्मणी मंगलम, नरसिंह मायरो, टीका राग गोविंद। इसके अलावा साथियों मीराबाई की एक रचना है हर वालो कामण है, कृष्णा कृष्ण। ये जो रचना है साथियों यह भी किसकी हो जाएगी? तो यह भी मीराबाई की है। साथियों यहाँ पर 1 2 4 यहाँ पर ऑप्शन जो मैच कर रहा है 1 2 4 आपका क्या हो जाएगा? मीराबाई का। साथियों नरसिंह मायरो, तो नरसिंह जो मायरो है साथियों ये आपके किसने लिखा था? ये आपकी मीराबाई ने नहीं लिखा ना, मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। ये आपको पता होगा रत्ना खाती, साथियों याद है आपको रत्ना खाती? रत्ना खाती जो है ये आपके नरसिंह मायरो ग्रंथ लिखता है, जो कि मीराबाई के निर्देशन में लिखता है और ब्रिज भाषा में। बाकी मीराबाई के जितने भी ग्रंथ हैं वह सभी के सभी साथियों मारवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं, बिल्कुल मारवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन एकमात्र ग्रंथ जो नरसिंह मायरो है ये आपके रत्ना खाती ने लिखा ब्रिज भाषा में मीराबाई के निर्देशन में। अर्थात साथियों यहाँ पर 3 नंबर को छोड़ के बाकी सारे मीराबाई के ग्रंथ है, मीराबाई के द्वारा रचित ग्रंथ है, ठीक है ना। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को कर्क रेखा पार नहीं करती है? साथियों कर्क रेखा किसे पार नहीं करती है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए साथियों। कर्क रेखा की जब भी बात आए तो कर्क रेखा साथियों मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा यहाँ से गुजरती है, लेकिन मणिपुर जो है मणिपुर से यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। साथियों राजस्थान के भी बिल्कुल दक्षिण वाले हिस्से से और गुजरात के उत्तर से टच होती हुई थोड़ी बहुत, और राजस्थान की बिल्कुल बात करें साथियों जो आपको राजस्थान का बिल्कुल डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है, वहाँ से आपको लगभग 35 किलोमीटर की लंबाई लेकर आपके राजस्थान से ये कौन सी निकलती है साथियों? तो ये आपकी कर्क रेखा निकलती है, तो यहाँ पर मणिपुर से नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि कौन सी देशांतर रेखा भारत का मानक समय दर्शाती है? साथियों मानक समय रेखा की बात करें तो समय रेखा जब भी बात करें, टाइमलाइन रेखा की बात करें तो ये आपकी देशांतर रेखा है। साथियों अक्षांश रेखा इस प्रकार से जो रेखा खींची जाती है, यानी वह काल्पनिक रेखा जो आपके पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींचा जाए तो अक्षांश रेखा हो जाती है। लेकिन साथियों वह काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची जाए, वह काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर खींचा जाए तो वह देशांतर रेखाएं कहलाती है। और देशांतर रेखाओं में साथियों कौन सी हो जाएगी? तो देखो साथियों आप अच्छे जानते होंगे कि भारत जो है वह पूर्वी देशांतर वाले क्षेत्रों में पड़ता है, तो आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होता है। बिल्कुल साथियों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है आपका उत्तर क्या होगा? ये आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होगा, यानी आंसर ए जो ऑप्शन ए जो है आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों एक और बहुत प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हो चुका है। बहुत ही प्यारा, क्या गजब का प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक किन देशों को पार करती है? किन किन देशों को पार करती है ब्रह्मपुत्र नदी? साथियों ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता होना चाहिए कहाँ से आती है, तो ये नदी साथियों जो आती है वह आपके चाइना से आती है। कहाँ से आती है? चाइना से आती है। तिब्बत चीन से इसका उद्गम होता है, तो पहला बात तो आपके तिब्बत हो जाएगा साथियों। पहली बात तो आपके तिब्बत। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। सांगपो नदी के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपकी इसे ब्रह्मपुत्र को। साथियों ये आपके 3 देशों को पार करती है, पहले चीन से आएगी, फिर भारत आएगी, फिर बांग्लादेश को और चली जाएगी। बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी जो 2 भागों में आगे जाकर बंटे जाती है। तो यहाँ साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो 29 नंबर प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ जैसे कि आपको पूरा एकदम सही से दिख जाए। साथियों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उत्तर चयन कीजिए। वन विहार उत्तराखंड में, फूलों की घाटी मध्य प्रदेश में, मन्नार छत्तीसगढ़ में, कांगेर तमिलनाडु में। तो आपको सम्मिलित करना साथियों, अच्छे से आपको पता होगा। जब भी बात करें साथियों फूलों की घाटी तो आपकी कहाँ पर चली जाएगी रे? अरे फूलों की घाटी साथियों उत्तराखंड में, अर्थात 2 में 1 आएगा, 2 में 1 आएगा, तो ऑप्शन डी मुझे लग रहा है कि आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट और सही और सटीक आंसर हो जाएगा। वन विहार साथियों मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है? वन विहार तो मध्य प्रदेश में है। और मन्नार साथियों, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु की ओर चली जाएगी, और कांगेर साथियों छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। अर्थात साथियों ऑप्शन डी जो है
आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर। क्या गजब का प्रश्न है साथियों, क्या प्यारा प्रश्न है ना, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। साथियों कौन सा कथन सत्य है ये आपसे पूछा जा रहा है, अर्थात 3 कथन गलत है, 1 कथन सत्य है। तो आप अच्छे जानते होंगे साथियों, पिडमांट मैदान राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। यही आपका क्या हो जाएगा साथियों, सत्य ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि पिडमांट का जो मैदान है वो राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। ऊपरमाल का पठारी भाग अरावली श्रेणी में विद्यमान नहीं हो जाएगा। अरावाल पहाड़ियाँ कोटा जिले में स्थित नहीं है। विधिन कंगार जो भूमि है वो बीएड, ठीक है, गलत हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न आपके बीच में निकल कर आया है कि निम्नलिखित प्रश्न में जिलों एवं जलवायु प्रदेशों का कौन सा एक युग्म असंगत है। उत्तरी जालोर अर्थसूचक है, अजमेर जो है उप आर्द्र है सॉरी भाई, गला थोड़ा खराब है, तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप लगातार बने रहिए, है ना, बिल्कुल लगातार बने रहिए और अपने जो प्रश्न है उनके सॉल्यूशन करते रहिए। उत्तरी जालोर अर्ध शुष्क क्षेत्र है, अजमेर उप आर्द्र है, राजसमंद आर्द्र है, जबकि चित्तौड़गढ़ जो है अति आर्द्र है। तो साथियों आप अच्छे से जानते होंगे कि इनमें से कौन सा असंगत है। चित्तौड़ जो है साथियों अति आर्द्र श्रेणी में नहीं आता है। आपके झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है वह आपके कहाँ पर चला जाता है, अति आर्द्र की ओर चला जाता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ अति आर्द्र नहीं आता। अर्थात साथियों ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों जल द्वारा मिट्टी का अपरदन। जल द्वारा मिट्टी का अपरदन मुख्यतः राजस्थान के किन जिलों में होता है। तो जल द्वारा मिट्टी का अपरदन साथियों दक्षिणी जिलों में, पूर्वी जिलों में, पश्चिमी जिलों में या ए व बी दोनों की बात हो रही है। तो आप अच्छे से मुझे ये बात बता सकते हो कि देखो दक्षिणी वाला क्षेत्रों और एक पूर्वी वाले क्षेत्रों में, पश्चिमी वाले क्षेत्रों में तो वैसे ही क्या साथियों रेगिस्तान है, तो वहाँ पर आपकी पवन अपरदन अर्थात वायु अपरदन जो है वो सर्वाधिक है। तो आपके जल अपरदन साथियों ए और बी यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है। अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली साथियों माही, चंबल, बेड़च और बनास। तो आप अच्छे से इस बात को भी जानते हो कि अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली साथियों, जैसे मान लो ये राजस्थान का बॉर्डर है और इधर से ये बॉर्डर इधर इस प्रकार से दूसरे राज्य, तो ये वाली सीमा से यहाँ से बहने वाली जो नदी है वह आपकी कौन सी है। तो ये चंबल नदी है साथियों। कौन सी नदी हो जाएगी, चंबल नदी। बिल्कुल चंबल नदी जो है साथियों ये अंतरराज्यीय सीमा बनाती है, अर्थात ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में कि राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 की बात करें, इसके तहत वनों की कितनी श्रेणियां व भाग बनाए गए, क्या 5 बनाए गए, क्या 7 बनाए गए, क्या 3 बनाए गए, क्या 4 बनाए गए। तो आप इस बात को भी अच्छे से जान चुके होंगे कि ये भी आप अच्छे से जानते हो कि जब भी फॉरेस्ट जो एक्ट आया था 1953, इसके तहत वनों की जो श्रेणी है, ये भाग जो है ये कितने बताए गए थे, 3 भाग बताए गए थे। बिल्कुल कितने बताए गए साथियों, 3 भाग जो है यहाँ पर बताए गए थे, 3 भाग बताए गए थे। तो ऑप्शन सी साथियों आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी लगातार बने रहे और अपने टेस्ट सीरीज को बिल्कुल अपने पेपर को एकदम शिद्दत से देते रहे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं आपको फिर से बता दूं कि निश्चित रूप से साथियों 100% जो प्रश्न है आपको इस प्रकार की जो टेस्ट सीरीज में आपको 20 टेस्ट सीरीज देने वाला हूं वहां से आपको मिलने वाले हैं। साथियों इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम जो है साथियों आप टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहां से आपको इसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी पूरी विथ आपके आंसर की सहित। साथियों आंसर की सहित आपको क्या मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लगातार रूप से साथियों देख लीजिए और हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन कर लीजिए, फिर आप पीडीएफ से भी इसका क्या कर लेना, सॉल्यूशन कर लेना, जिससे कि आप अंदाजा लगा सको मेरे कितने परसेंट सी हो रहे हैं, आप कहां तक हो, कहां स्टेबल कर रहे हो, कितने आप पानी में हो, कितने बाहर हो। तो आप लगातार बने रहे साथियों, है ना, बिल्कुल लगातार बने रहे। ये रहा साथियों सामतसर कोटसर आखेट निषेध क्षेत्र जो है किस जिले में है। सामतसर कोटसर आखेट निषेध क्षेत्र जो है वो कौन से जिले में, क्या नागौर में है, क्या जोधपुर में है, क्या बीकानेर में या चूरू में। तो साथियों ये बात आप बहुत अच्छे से जान चुके हो कि सामतसर कोटसर जो आखेट निषेध क्षेत्र है ना साथियों, वह ऑप्शन सी की बात करूं, ऑप्शन सी चूरू की बात करूं साथियों, बिल्कुल एकदम चूरू में आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल चूरू में साथियों मुख्यमंत्री पशुधन की बात करें तो मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब की गई साथियों, तो 15 अगस्त 2012 में, 26 जनवरी 2012 में या 15 अगस्त 2013 में या 26 जनवरी 2013 में। तो राजस्थान में वर्तमान में आपसे पूछा जाए यहाँ पर मुख्यमंत्री पशुधन की बात करें तो निःशुल्क दवा योजना जो इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो आप अच्छे से इस बात को भी जानते हैं साथियों 15 अगस्त 2012 को जो है पशु निःशुल्क दवा जो है इसका राजस्थान में क्या किया गया, शुरुआत की गई है। 2012 से योजना चल रही है।
साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये हाजिर, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है। राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है? बहुत प्यारा प्रश्न साथियों, बहुत लेटेस्ट का प्रश्न है। और वर्तमान की बात करें साथियों 55, कुछ समय पहले 55 चल रहे थे, लेकिन वर्तमान में 57 है साथियों। कितने हैं? 57 है, अर्थात ऑप्शन ए जो है आपका क्या होने वाला है यहाँ पर सही और सटीक। साथियों जब भी करंट के इश्यूज पूछे जाते हैं तो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो चीजें होती है और पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो चीजें होती है वह आपके करंट में सर्वाधिक पूछी जाती है। तो आप घबराएं नहीं, आपको मैंने करंट सहित हर एक मैटर को यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न की, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले के युग्म का चयन कीजिए। 2011 में जनगणना 2011 यानी राजस्थान में जनगणना 2000 के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले का युग्म का चयन कीजिए, यानी सर्वाधिक कौन सा है और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है ये आपको चूज करना है। तो साथियों लिंगानुपात की जब भी बात आएगी सर्वाधिक तो आपके डूंगरपुर में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? डूंगरपुर में आपके सर्वाधिक लिंगानुपात है। जबकि सबसे कम की बात करें साथियों सबसे कम धौलपुर में, अर्थात साथियों ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। निम्न को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। साथियों ये आपको सम्मिलित करना है, ये बिल्कुल सम्मिलित करना है। ये रहा सामने आपके पूरा प्रश्न आपको सही से दिखा दूं जिससे कि आपको पूरा प्रश्न आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो। ये रहा प्रश्न साथियों, अब आप इसको अच्छे से देखिए, अब अच्छे से देखिए साथियों। पहला है सोनी जी की नसियां। साथियों सोनी जी की नसियां और फिर है लोहागढ़ किला, चंद्र महल, जूनागढ़। साथियों लोहागढ़ किला आप अच्छे से जानते हो कि ये लोहागढ़ किला आपका कहां पर पड़ जाएगा? लोहागढ़ किला तो भरतपुर में पड़ जाएगा। लोहागढ़ किला साथियों कहां पर? भरतपुर। सोनी जी की नसियां की बात करें साथियों अजमेर में होगा। कहां पर होगा? अजमेर में होगा बिल्कुल। और जब की बात करें साथियों जूनागढ़ तो बीकानेर में है, जूनागढ़ बीकानेर में। और चंद्र महल साथियों जयपुर में। चंद्र महल अर्थात साथियों जयपुर का जो सिटी पैलेस है ना, इसी सिटी पैलेस को चंद्र महल के नाम से जाना जाता है। सिटी पैलेस को साथियों किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्र महल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना। तो साथियों यहां पर आपने सुमेलित की बात करें तो सुमेलित की बात करें साथियों सोनी जी की नसियां पहले में 3 आएगा, पहले में 3, 1 और 2 ऑप्शन दिख रहा है। साथियों लोहागढ़ का किला भरतपुर में, अर्थात आपके पहले, दूसरे में 1 आएगा, दूसरे में 1 आएगा, अर्थात साथियों ऑप्शन डी जो है आपका यहां पर क्या दिख रहा है? एकदम सही और सटीक उत्तर दिख रहा है। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक उत्तर आपको दिख रहा है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। इनमें से असत्य कथन कौन सा है ये आपको पहचानना है। बिल्कुल साथियों असत्य कथन कौन सा है? देखो निम्नलिखित में से असत्य कथन, राजस्थान में सबसे अधिक भील जनजाति बांसवाड़ा में, ग्रासीय जनजाति के मुख्य गांव का जो मुख्य वो पटेल कहलाता है, शहरिया जनजाति में लीला मौर्य संस्कार जो है ये आपके संबंधित संस्कार है, और शहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम समूह की सूची में शामिल किया है। तो साथियों इस बात को भी आप अच्छे से जानते होंगे कि लीला मौर्य संस्कार जो है ये आपका असत्य है। लीला मौर्य ये संस्कार आपकी किस में नहीं है? शहरिया में नहीं है। लीला मौर्य संस्कार या तो साथियों ग्रासिया होता है या मीणा होता है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। ये ग्रासिया या मीणा 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर सही और सटीक उत्तर हो जाता है। तो बिल्कुल साथियों यार ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है ये आपसे पूछा जा रहा है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है तो आप अच्छे से जानते हो साथियों, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे कि किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो आप अच्छे से, मुझे पता है कि जानते हो, बिल्कुल जानते हो साथियों। बताओ प्रत्यक्ष या राष्ट्रपति का या प्रतिनिधियों का या तानाशाही का? भारत में जो लोकतंत्र है वह किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो साथियों भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। बिल्कुल प्रतिनिधि चुने जाते हैं आदमियों के द्वारा, और वह जो लोकतंत्र है भारत में आपके कायम है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही गजब का प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है कि संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? क्या 1, क्या 2, क्या 4, क्या 3? तो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना या उद्देशिका है इसमें अब तक संशोधनों की बात करें साथियों, कितने संशोधन हो चुके हैं? उद्देशिका में साथियों प्रस्तावना में केवल अब तक 1 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार हुआ है? 1 ही बार संशोधन हुआ है। उसके बाद अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ। 42वां संविधान संशोधन आपको याद होगा साथियों, उस समय आपका संशोधन हुआ था। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या गजब का प्रश्न है भाई, क्या गजब का प्रश्न है साथियों। संविधान के किस अनुच्छेद में पहली बार 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर दी गई? साथियों संविधान के कौन सा अनुच्छेद की बात हो रही है जहां पर 14 साल तक की जो उम्र के बच्चे हैं इनके लिए निःशुल्क, बिल्कुल एकदम फोकट में, फ्री में अनिवार्य शिक्षा, यानी शिक्षा तो बच्चे को देना अनिवार्य ही कर दिया। ये कौन सा अनुच्छेद के तहत किया है? तो यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अनुच्छेद 45 की बात करें, 45 नंबर अनुच्छेद जो है ये आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल एकदम सही और सटीक, यानी ऑप्शन डी जो है साथियों आपका क्या हो गया? एकदम सही और सटीक आंसर हो गया है। बिल्कुल ये रहा साथियों
साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, क्या गजब का प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर दोनों कार्य कर रहे हैं, कार्य समान कर रहे हैं साथियों, तो वेतन भी समान मिलना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। देखो साथियों, भारत ये दोगलापंथी राष्ट्र है और यहाँ आप अच्छे से जानते हो कि कार्य महिला और पुरुष समान करते हैं। किसी भी सेक्टर में उठाकर देख लो, महिलाओं की सैलरी साथियों कम होती है और पुरुषों की सैलरी ज़्यादा होती है। तो ये जो सैलरी है, ये जो वेतन है, ये समान मिलना चाहिए। इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद में वर्णित है कि महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। तो यह जो प्रावधान है साथियों, ये आपके संविधान के अनुच्छेद 39 में 39 नंबर अनुच्छेद में यह आपका प्रावधान किया गया है। अर्थात साथियों ऑप्शन बी जो होने वाला है, यह आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन बी जो है आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में रखा गया है। किनको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य यानी साथियों देश की सुरक्षा, आयकर भुगतान, संस्कृति की धरोहर की रक्षा करना और जन संपत्ति की रक्षा करना। तो इसमें मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में किसे रखा गया है। तो आप यह बात अच्छे से जानते हो साथियों, आयकर का जो भुगतान है इसे आपके नहीं रखा गया। साथियों देश की सुरक्षा की बात करें, संस्कृति की धरोहर की रक्षा की बात करें या जन संपत्ति की रक्षा की बात करें, तो इनको रखा गया, लेकिन आयकर का भुगतान है इसे आपकी मौलिक श्रेणी में नहीं रखा गया। अर्थात साथियों ऑप्शन बी यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों बहुत ही प्यारा प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं क्योंकि ऐसे पूरा दिखेगा नहीं। तो ये रहा साथियों, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आशा उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से पूरा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एकदम आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे उम्मीद करता हूं मैं। बिल्कुल साथियों देखो प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न क्या कह रहा है साथियों कि राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों सही उत्तर का आपको चयन करना है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है। यानी राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, ये आपके कौन करवाता है, तो आपके राज्य निर्वाचन आयोग। राज्यपाल के निर्देशों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपी गई मतदाता सूचियों को तैयार करने का एवं निर्वाचन करवाने का कार्य जो है कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो इनमें से साथियों पूछा जा रहा है कि सही उत्तर का चयन करना है, यानी कौन सा कूट जो है ये सही है। क्या 1 व 2 सही है, क्या 3 व 4 सही है, या फिर केवल 4 सही है, या 1, 2 व 4 सही है। तो आपको सही और सटीक उत्तर निकालना साथियों, बिल्कुल ध्यान रखना यहां पर केवल 1 व 2 बात सही है, यानी पहली और दूसरी बात सही है, जबकि तीसरी और चौथी बात जो है क्या है, गलत होगी साथियों। ये क्या होगी, गलत होगी। अर्थात साथियों ऑप्शन ए जो है आपका यहां पर क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न आपके बीच में निकल कर आया है। फिर से देखो मैं आपको पूरा जूम कर देता हूं। ये रहा प्रश्न साथियों, क्या कह रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। क्या राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग मार्च 2020 से क्रियाशील हुआ है और यह एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी संस्था है, या आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जा सकता है, या अध्यक्ष 6 वर्ष की अवधि अर्थात 72 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद पर बना रह सकता है। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर आपके राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप अच्छे से जानते हो साथियों यह बात अच्छे से कि जो ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है, ये 72 वर्ष की जगह साथियों 65 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 65 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, सॉरी 62 वर्ष की जो उम्र है वह होनी चाहिए। अर्थात साथियों ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा, ये सत्य नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सत्य हैं। बिल्कुल साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही गजब का प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है। क्या कह रहा है साथियों, प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अभी अभी अपन ने निर्वाचन आयोग का एक प्रश्न पढ़ा था, फिर से आ चुका साथियों निर्वाचन आयोग का। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के 73वें व 74वें संशोधन की पृष्ठभूमि में हुआ है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के आधार पर हुई है।
और राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो पहले के लिए होता है और उपयुक्त सभी। तो साथियों 48 नंबर प्रश्न आपके सामने निकला तीर की तर्कस से। साथियों ऑप्शन डी जो है सभी कथन क्या है आपके सही है, सभी कथन यहाँ पर क्या है सही है, बिल्कुल एकदम सही और सटीक मानना होगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, ये रहा साथियों कि राज्य प्रशासन की धुरी या किंग पेन किसे कहा जाता है। राज्य प्रशासन की धुरी या किंग पेन जो है ये किसे कहा जाता है? क्या मुख्यमंत्री को कहा जाता है साथियों, क्या राज्यपाल को कहा जाता है, क्या महाधिवक्ता को कहा जाता है, या मुख्य सचिव को कहा जाता है? तो आपको यह बात भी अच्छे से पता होनी चाहिए साथियों कि जो मुख्य सचिव होता है, ऑप्शन डी की बात करें, मुख्य सचिव जो होता है साथियों इसे आपके राज्य प्रशासन की धुरी या किंग पेन के नाम से जाना जाता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके बीच में क्या है, क्या गजब का प्रश्न है। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में निकल कर आया है कि राजस्थान में उप मुख्यमंत्री निर्वाचित होने वाले गैर कांग्रेसी व्यक्ति कौन थे। यानी उप मुख्यमंत्री निर्वाचित होने वाले गैर कांग्रेसी व्यक्ति जो है राजस्थान में कौन थे? क्या भैरव सिंह शेखावत है, या जगन्नाथ पहाड़िया है, या हरिशंकर भाबड़ा है, या टीकाराम पालीवाल है? तो साथियों इस बात को भी आप अच्छे से जानते हो, हरिशंकर भाबड़ा जो है ये आपके उप मुख्यमंत्री निर्वाचित होने वाले गैर कांग्रेसी व्यक्ति थे। ये बात आप ध्यान रखनी। अर्थात साथियों ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि उपखंड अधिकारी दंडनायक के रूप में अपने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर सकता है। उपखंड अधिकारी की बात हो रही है कि वे दंडनायक के रूप में आपकी धारा 144 की लागू कर सकता है अपने क्षेत्र में। सन 1956 में तहसीलदार सेवा पर नियंत्रण राजस्व मंडल को सौंपा गया है। यानी तहसीलदार की जो सेवा होती है उसके ऊपर जो नियंत्रण है वो राजस्व मंडल को सौंप दिया गया है। कब से? 1956 से। और निर्वाचन की दृष्टि से उपखंड अधिकारी को पंजीयन अधिकारी कहा जाता है। ये निर्वाचन की दृष्टि से बात हो रही है। और भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई ग्राम पंचायत को आपके माना गया है। ये भी आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। साथियों कौन सा सही नहीं है तो आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि भारत में प्रशासन की जो आधारभूत इकाई है वह ग्राम पंचायत को नहीं माना जाता है। ये बात गलत बता दी है। तो ऑप्शन डी जो है साथियों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या गजब का प्रश्न है सर, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे दिखेंगे नहीं चारों कूट भी आपको दिखाने बहुत जरूरी है। बिल्कुल साथियों अब आपको ये प्रश्न पूरा दिखाई दे रहा होगा। आशा उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा प्रश्न एकदम जो है क्लियर और सही से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ये देखो साथियों क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। साथियों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। राजस्थान उच्च न्यायालय की बेंच जयपुर में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1 अक्टूबर 1952 में प्रभावी हुए और वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीशों की स्वीकृति है। उपयुक्त कथनों के आधार पर कौन सा कूट सही उत्तर होगा। साथियों पूछा जा रहा है केवल कथन 1, 2, 3 सही है, केवल कथन 2 और 3 सही है, केवल कथन 2 और 4 सही है, केवल कथन जो है 2, 3 और 4 सही है। तो आप अच्छे से साथियों स्मरण कर चुके हैं, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। पहले भी आप ये प्रश्न जो कल के मॉडल पेपर है वहां पर भी इसमें से 2 फैक्टर जो आप कल पढ़ चुके थे, तो आप अच्छे से इसका उत्तर भी कर पा सकते हैं। साथियों देखो आप अच्छे से बता सकते हो कि जो ऑप्शन देखो 1 नंबर की बात हो रही है ना ये जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श वाले, ये वाली बात मुझे गलत लग रही है। बाकी 2, 3, 4 और ये तीनों सही है। तो केवल कथन आपके डी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, यह भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों, बहुत ही गजब का प्रश्न है आपके बीच में हाजिर। हाँ पहले कथन दे रखा है और फिर उसका क्या दे रखा है, एक कथन 2 दे रखा है। साथियों अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री को राज्यपाल निर्वाचित करता है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है साथियों, निर्वाचित कौन करता है तो राज्यपाल करता है। और राज्य मंत्रिपरिषद उस राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यानी मंत्रिपरिषद जो होती है वो राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है साथियों, उत्तरदायी होती है। तो आप दोनों कथनों पर विचार कीजिए, क्या दोनों कथन सही है, या 1 सही है एवं 2 गलत है, या कथन 2 सही है एवं कथन 1 गलत है, या कथन 1 और दोनों ही क्या है, गलत है। तो आप अच्छे से इस बात को जानते हैं साथियों कि ये जो दोनों कथन जो है, ये दोनों कथन आपके क्या साथियों, गलत है। दोनों कथन क्या साथियों आपके गलत है, बिल्कुल साथियों गलत है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना साथियों बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सुमेलित करना है, एक तरफ राज्यपाल है और एक तरफ वर्ष दे रखा है। शिवराज पाटिल जो है 2011 में बना, प्रतिभा देवी पाटिल 2006 में बनी थी,
थी, और शैलेंद्र कुमार 2008 में बने थे, और अंशुमान सिंह 2002 में बने थे। तो आपको ये जो साथियों सम्मिलित करना है, ये आपको सम्मिलित करना है कौन कौन सा जो है साथियों, ये जो है आपका क्रम जो है, ये आपका सम्मिलित वाला क्रम कौन सा है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, अच्छे से देख रहे होंगे कि देखो शिवराज पाटिल जो है ये 2008 में बने। कब बने थे साथियों? 2008 में। 2008 में बने क्या? अरे ना 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 ना, नहीं बने भैया ना। शिवराज पाटिल की बात करें तो शिवराज पाटिल साथियों कब बने थे? तो शिवराज पाटिल यहाँ पर बने, ये आपके 1 में बने, यानी 2011 में बने। 2011 में शिवराज पाटिल हो जाएगा। इसके अलावा साथियों आप अच्छे से देख रहे होंगे प्रतिभा देवी पाटिल, यानी कि ये आपके 2006 में बनी। शैलेंद्र कुमार 2008 में बने, अंशुमान सिंह 2002 में। यानी कि साथियों 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है कि राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई थी। राजस्थान में इको टूरिज्म जो पॉलिसी है वो कब लागू की गई? 2021 में, 22 में, 20 में, 19 में, यानी 19 20 21 22, 19 20 21 22 की बात हो रही है। तो आप अच्छे से समझना साथियों, 2021 जो है राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी जो है 2021 में आपकी क्या की गई? लागू की गई थी। बिल्कुल साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। ये रहा साथियों कृषि वानिकी पर उप मिशन। हाँ, कृषि वानिकी पर उप मिशन बात करें तो ये SMAF को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? SMAF को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2017-18 में, 2018-19 में, 2011-12 में, या 2012-13 में? तो साथियों आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि 2017-18 में जो है कृषि वानिकी पर उप मिशन जो है प्रारंभ किया गया था। 2017-18 में यह मिशन प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन राजस्थान के कितने जिलों में चलाया जा रहा है? साथियों राष्ट्रीय बागवानी मिशन राजस्थान के कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो बागवानी मिशन के बारे में आप अच्छे से आप जानते हैं साथियों, 24 जिलों में जो है आपके क्या चलाया जा रहा है? साथियों 24 जिलों में जो है बागवानी मिशन आपके चलाया जा रहा है। बिल्कुल 24 जिलों में आपके बागवानी मिशन चलाया जा रहा है। साथियों राजस्थान में हस्तनिर्मित कागज निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो साथियों हस्तनिर्मित, साथियों एशिया की सबसे बड़ी पेपर प्रिंट मिल जो है वो सांगानेर जयपुर में है। कहां पर है साथियों? सांगानेर जयपुर में एशिया की सबसे बड़ी पेपर प्रिंट मिल है। तो साथियों आपके यहां पर भी कौन सा हो जाएगा? यहां पर भी साथियों सांगानेर और गोसुंडा चित्तौड़गढ़ की बात करें, ये आपका उत्तर सही और सटीक उत्तर आ जाएगा। अर्थात साथियों ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है। हाँ बहुत ही गजब का प्रश्न साथियों। क्या कह रहे हैं? कथन 2 दे रखे हैं। कथन फर्स्ट कह रहा है कि सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP का क्रियान्वयन जो है वो 1974-75 में किया गया था। और कथन 2 कह रहा है कि 1 अप्रैल 1995 से यह कार्यक्रम जल संभर विकास योजना तथा 2003 से हरियाली परियोजना के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 1 गलत है एवं कथन 2 सही है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या है? गलत है। तो आप अच्छे से साथियों इस बात को जानते होंगे कि यहाँ पर जो है आपके कथन 1 और 2 दोनों ही क्या है साथियों? एकदम सत्य कथन है। यानी कि सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम जो DPAP है ये 1974-75 में चलाया गया था, और 1 अप्रैल 1995 को जो जल संभर विकास योजना है साथियों ये, और 2003 में आपका हरियाली योजना का क्या है? क्रियान्वयन किया गया था। बिल्कुल साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि भारत के, बिल्कुल साथियों क्या कह रहा है कि भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी, भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है अर्ध बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी या मौसम बेरोजगारी। तो साथियों भारत के कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी है वह साथियों मौसमी बेरोजगारी है। कैसी बेरोजगारी है? मौसमी बेरोजगारी। मान लो साथियों जिस समय आपके लावणी आ रखी होती है उस समय तो आपके क्या है, खूब सारे लोगों को क्या मिल जाता है? रोजगार मिल जाता है। लेकिन साथियों जैसे लावणी जाती है फिर रोजगार मुक्त हो जाते हैं लोग, है ना। तो कृषि क्षेत्र में साथियों मौसमी बेरोजगारी जो आपकी मुख्य रूप से पाई जाती है। बिल्कुल साथियों रिको द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई? स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना जो है रिको द्वारा राजस्थान में कहाँ पर की गई साथियों? भिवाड़ी, टपुगड़ा, पुष्कर या प्रतापपुरा। तो आप अच्छे से इस बात को भी जानते होंगे कि एकदम सही और सटीक। साथियों भिवाड़ी अलवर की बात करें तो भिवाड़ी अलवर में आपकी किसकी स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है इसकी स्थापना रिको के द्वारा की गई है। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति जो है किस वर्ष लाई गई थी? राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी जो नीति है ये आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष लाई गई थी, तो आपको अच्छे से इस बात का पता होना चाहिए कि जैव प्रौद्योगिकी जो नीति है साथियों ये आपकी कब लाई गई थी? तो ये साथियों आपके 2015 में जो बात करें 2015 में आपके जैव प्रौद्योगिकी जो नीति है वो आपके लाई गई थी। साथियों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 63 नंबर की स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में या कोटा में या उदयपुर में? तो साथियों स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की बात करें तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके जोधपुर में स्थित है। साथियों कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों क्या कह रहा है
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। हाँ, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना कहाँ की जाएगी। जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में। तो साथियों आप अच्छे से इस बात को जानते होंगे, कि ये आपकी जो स्थापना ये कहाँ पर की जाएगी। तो साथियों ये आपके जोधपुर में जो है इसकी स्थापना, यानी राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन जो है इसके तहत आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना जो है जोधपुर में की जाएगी। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्य की पहली सहकारी समिति की स्थापना कब की गई थी। तो इस बात को भी आप अच्छे से जानते होंगे। राज्य की प्रथम जो सहकारी की बात करें तो सहकारी समिति की जो स्थापना है साथियों, पहली सहकारी समिति की स्थापना कब की गई थी। तो ये आप अच्छे से जानते होंगे साथियों कि 1905 की बात करें तो 1905 में साथियों किसकी स्थापना की गई है, सहकारी समिति की स्थापना राजस्थान में की गई थी। ये रहा साथियों नेक्स्ट एक और बहुत प्यारा प्रश्न कि निम्न में से असंगत युग्म का चयन करें, यानी इनमें से कौन सा युग्म जो ऐसा है जो साथियों आपके सम्मिलित नहीं है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना 2005 में, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम 2007 में, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2009 में। तो इस बात को आप ध्यान रखना साथियों, कौन सी आपके सम्मिलित नहीं है। तो ये आप ध्यान रखना साथियों, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो है ये आपके 2009 वाली जो बात है ये आपकी सम्मिलित नहीं है। अर्थात साथियों ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या गजब का प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन सी योजना अपनी लॉन्च प्रारंभ होने की तिथि के साथ सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है। मुख्यमंत्री पालनहार योजना 8 फरवरी 2005, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना 14 अगस्त 2006, अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना 2008, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना केंद्र परिवर्तित जो है 9 फरवरी 2014। तो साथियों 67 नंबर जो प्रश्नोत्तरी है, बिल्कुल साथियों 67 नंबर तक अपन पहुंच चुके हैं। साथियों यहाँ पर तिथि के साथ सम्मिलित नहीं है, कौन सी नहीं है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है ये आपकी सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों बहुत शानदार। साथियों हर एक प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अभी तक आप 67% सॉल्यूशन कर चुके हो। पूरे साथियों 150 प्रश्न जो है पूरे 150 प्रश्न में आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं। हर एक प्रश्न का जो हल है वो बड़ा ही शानदार और जानदार तरीके से आपको करवाया जाएगा, बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो सभी साथी लगातार बने रहे और अंत तक पूरे पेपर से अपनी तैयारी को जरूर परखें, अपनी तैयारी को धार देवें, अपनी तैयारी को अंजाम जो है जरूर देवें। तो साथियों बिल्कुल इसका प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन डी हो चुका है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा। क्या गजब का प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपके बीच में, बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों कि मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। तो ये कौन सा सत्य नहीं है साथियों, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि इसमें चयनित गांवों के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है। बिल्कुल साथियों ये बात तो सत्य है एकदम, ये बात तो सत्य है, सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। इसका उद्देश्य नैतिक मूल्य पैदा करना, जैसे लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय, समाज सेवा का भाव इत्यादि जो है ये आपकी एकदम ये बात भी सत्य हो जाएगी साथियों। यह ग्रामीण समुदाय की सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक लाभबंदी पर बल देती है, यह बात भी एकदम सत्य साथियों। लेकिन ये सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन और साख उपलब्ध करवाने को बढ़ावा देती है साथियों, ये बात गलत हो जाएगी। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, एकदम सत्य और सही और सटीक आंसर होने वाला है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है साथियों कि प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश का पहला यानी राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। क्या शाहबाद बारा में, फुलेरा जयपुर में, या झालावाड़ जयपुर में, या छाबड़ा बारा में। तो साथियों इस बात का भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बिल्कुल साथियों शाहबाद बारा जो है, शाहबाद बारा में आपके प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया जा रहा है। अर्थात साथियों ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही सटीक आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राज्य में अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता जो है कितनी है, मेगावाट में पूछा जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा एक ही बात है साथियों। ये पूछा जा रहा है कि इसकी मेगावाट में राजस्थान के पास कुल कितनी क्षमताएं हैं। तो ये बात भी आप अच्छे से पता ध्यान रखना साथियों कि 9811.85 मेगावाट, 9811.85 मेगावाट। अर्थात साथियों ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है साथियों। ये आपके सामने, हाँ ये आपके सामने साइंस की प्रश्नोत्तरी जो है आपके बीच में आ चुकी है। साइंस की प्रश्नोत्तरी साथियों बहुत ही प्यारा प्रश्न है साइंस का कि निम्न अकीरिय गैसों को उनकी खोजकर्ता के साथ में आपके सम्मिलित करना है। खोजकर्ता के सम्मिलित करना है हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टन।
साथियों हीलियम गैस जो है इसकी खोजकर्ता के सामने रेमेज और रेले नाम दे रखा है। नियोन के बारे में लोकेर दे रखा है। आर्गन की बात करें, आर्गन जिसको अपन कहते हैं, सोजे व ट्रेवर्स की बात करें, और क्रिप्टन की बात करें तो रेमजे व ट्रेवर्स की बात कर रहे हैं। तो साथियों आपको सम्मिलित करना है, बिल्कुल साथियों सम्मिलित करना है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए साथियों, हीलियम जो है ना, हीलियम गैस का जो खोज करता है साथियों वह आपके कौन हो जाएगा, लोकेर जो है हीलियम गैस He जिसको अपन लोकेट करते हैं, He लोकेर जो आपके इसके क्या खोज करता है साथियों, बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और बिल्कुल देखो साथियों यहां पर देखो नेक्स्ट बात करें तो नियोन की बात करें, नियोन जो गैस है जिसको Ne से लोकेट करता है अपन, सोजे व ट्रेवर्स जो है इसकी आपकी खोज करता है। साथियों ऑर्गन या आर्गन जिसको अपन कहते हैं, आर्गन गैस, आर्गन की खोज करता जो साथियों ये रेमेजे और रेले भाई साहब है, और क्रिप्टन जो है इसके रेमेजे एवं ट्रेवर्स है। तो साथियों यहां पर इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी साथियों आपका एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम क्या होने वाला, सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बताओ बी ऑप्शन एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके सामने कि सुहागा जिसे बोरेक्स कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है। साथियों सुहागा, साइंस की भाषा में सुहागा जिसे बोरेक्स भी कहा जाता है, बोरेक्स के नाम से जाना जाता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है तो आप जानते हो साथियों। आपके सामने चार ऑप्शन है, Na2B4O7.10H2O। नेक्स्ट बी ऑप्शन कह रहा है साथियों Na2PbO8.10H2O, और सी ऑप्शन कह रहा है Na2B5O7.8H2O, और डी ऑप्शन कह रहा है साथियों Na2PB2O8.8H2O। तो साथियों आपको पता होना चाहिए सुहागा जिसे बोरेक्स कहते हैं इसका रासायनिक सूत्र की जब भी बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए साथियों कि Na2B4O7 यह पॉइंट आपके 10H2O जो है ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जंतु सबसे प्रारंभिक स्तनी है, यानी कि जंतु सबसे प्रारंभिक जो है स्तनी की बात हो रहा है, यानी प्रीमिटिव की बात कर रहे हैं। क्या सल्की कीट बक्सी है, कांटेदार कीट बक्सी है, व्हेल मछली है, या आर्मेडिलो है। तो साथियों आपको यह बात भी अच्छे से पता होना चाहिए, जब भी ऐसी बात की जाए तो कांटेदार कीट बक्सी आप किसका क्या कर देना, सही और सटीक उत्तर कर देना। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि रक्त का कौन सा घटक रक्त में थक्के बनाने में मदद करता है। साथियों रक्त में जो क्लॉथ बनते हैं, थक्के बनते हैं, उसमें जो है रक्त का कौन सा घटक जो है वो आपकी मदद करता है। क्या धमनियां मदद करती है, या लसिका, या सिराएं, या प्लेटलेट्स की बात हो रही है। तो साथियों एक बात बहुत अच्छे से गांठ बांध के आप ध्यान रखना कि जब भी रक्त में क्लॉथ्स की बात हो, थक्के बनने की बात हो, तो आप साथियों बिल्कुल उत्तर क्या करना, आप प्लेटलेट्स जो है आपको उत्तर करना, ऑप्शन सी आपका एकदम क्या होना, एकदम सही और सटीक उत्तर होना है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा, क्या गजब का प्रश्न है साथियों, क्या गजब का प्रश्न है कि अपचयन वह क्रिया है जिसमें, अपचयन वह क्रिया जिसमें क्या होता है साथियों, अपचयन क्रिया की बात करें, क्या इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, या संयोजकता बढ़ती है, या ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है। तो साथियों आप ध्यान रखना अपचयन वह क्रिया है, अपचयन वह क्रिया साथियों जिसमें आपके क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होगा, सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों पॉलीथीन किस प्रकार का बहुलक है, पॉलीथीन की जो थैली होती है साथियों, प्लास्टिक की जो थैली होती है वह आपकी किस प्रकार का बहुलक है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या रेखिक बहुलक है, अणुसंकरित बहुलक है, सह बहुलक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यह बात भी साथियों आप अच्छे से ध्यान रखना कि पॉलीथीन जो है एक प्रकार का रेखिक बहुलक है, इसलिए पॉलीथीन को कहते हैं साथियों कि पॉलीथीन ना तो आपकी गलता है, ना जलता है, ना खत्म होता है ना। बिल्कुल साथियों ये खत्म नहीं होने वाली चीजें हैं। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में है कि बायोगैस संयंत्र, साथियों बायोगैस संयंत्र की बात करें किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रिया होती है। बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रिया होती है। तो क्या गैस आउटलेट में, घोल में, पाचक कक्ष में, या गैस टैंक में। तो आपको बहुत अच्छे से साथियों पता है कि जो पाचक कक्ष है वहां की बात करें तो वहां पर आपके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होती है, प्रतिक्रियाएं होती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से सम व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं, यानी समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। यानी उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, बताओ, स्कैनिंग कहेंगे, प्रजनन कहेंगे, या प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, या क्लोनिंग कहेंगे। तो साथियों ये आप अच्छे से आप जानते हो कि क्लोन, जब साइंस में आपने क्लोन, डोली भेड़ आपने याद है ना, पहला क्लोन बनाया गया था डोली भेड़, याद होगा ना साथियों। तो ये आपके जो क्लोन है, क्लोन के माध्यम से एकदम सेम टू सेम आपके डीएनए, सेम डीएनए का आदमी आपके तैयार किया जा सकता है।
है? बिल्कुल साथियों, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके कि C5H10 Br2 का IUPAC नाम जो है यह क्या है, यानी कि इनका फुल फॉर्म जो है साइंस की भाषा में क्या कहते हैं इनको? C5H10 Br2 की बात करें तो इनका IUPAC के नाम से की बात करें तो ये आपका क्या नाम हो जाएगा? क्या 3 मेथिल 1.3 डाई ब्रोमोब्यूटेन 3 डायो बायोब्रोमेन 3 मैथिल ब्यूटेन की बात हो रही है, 1 3 ब्रोमो और 3 ऑक्सो प्रोपिल एथेन 2 मैथिल 1 3 आपके क्या है? डाई ब्रोमो ब्यूटेन। तो साथियों आप अच्छे से इस बात को भी जानते होंगे कि 1 3 डायो ब्रोमो और 3 मैथिल ब्यूटेन, अर्थात साथियों ऑप्शन बी जो है आपका क्या होने वाला है? सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवसाय जोड़ती है? माइक्रोफोन की बात करें, माइक्रो कंप्यूटर जो है उसको टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था से जोड़ा जाता है? क्या मोडेम या VDU या यूनिक्स या ICS? तो ये आपको बताना है साथियों, बिल्कुल ये आपको बताना है। मोडेम के माध्यम से साथियों आपकी क्या है? टेलीफोन को से आपके जोड़ा जा सकता है किसको? कंप्यूटर को। तो मोडेम यानी कि आपके मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, आप जानते हो ना अच्छे से? बिल्कुल आप जानते होंगे। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है वो कब प्राप्त हुआ? 1928 में, 1930 में, 1932 में, 1950 में? तो साथियों आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है वह आपके कब दिया गया था? तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए साथियों। ऑप्शन बी जो है आपका 1930 की बात करें, 1930 की बात करें तो आपको क्या दिया गया? इनको ये आपके नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में। हाँ 82 का आपका प्रश्न आ चुका है साथियों। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों। क्या गजब का प्रश्न है आपके बीच में कि बताओ कथन A और कारण R दे रखा है इसमें कि कृत्रिम उपग्रह, साथियों कृत्रिम उपग्रह जो है हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, हमेशा ही पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। और आर कह रहा है साथियों, कारण कह रहा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्वी की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिलता है। तो आपको बताना है साथियों क्या सही होने वाला है। साथियों इसमें सही की बात करें तो आप अच्छे से जानते होंगे, इसमें सही की बात करें तो आपके जो A व R दोनों सही है, लेकिन RA का सही स्पष्टीकरण भी है, ये बात ध्यान रखनी है। ऑप्शन A आपका क्या होने वाला है? सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों प्राकृतिक रबर का बहुलक है। जो पॉलीमर की बात करें, प्राकृतिक रबर के बहुलक जो है वह आपको क्या है? एथिलीन की बात करें, आइसोप्रीन की बात करें या एसिटिलीन की बात करें या हेक्सेन की बात करें, तो आप अच्छे से जानते हो प्राकृतिक रबर का जो बहुलक होता है साथियों, प्राकृतिक रबर का बहुलक जो होता है वह आपके आइसोप्रीन होता है, आइसोप्रीन होता है। ऑप्शन बी जो है आपका क्या होने वाला है? यहाँ पर एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का सर्वाधिक जैव द्रव्यमान का वार्षिक जो उत्पादन है वो न्यूनतम होता है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन जो है न्यूनतम होता है? क्या गहरे सागर में या प्रेरी में या पतझड़ वन में या टेंगा में? तो साथियों ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि गहरे सागर की बात करें वहां पर आपके जैव द्रव्यमान का वार्षिक जो है उत्पादन जो है वो न्यूनतम होता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से किस रोग के लिए ब्राथ वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? साथियों ब्राथ वैक्सीन जो है वह किस रोग में आपके, तो टिटेनस में, तपेदिक में, गलघोंटू रोग में या एंथ्रेक्स की बात करें तो बताओ कौन से रोग में आपके ब्राथ वैक्सीन लगाई जाती है? तो यह बात भी साथियों आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि गलघोंटू जो रोग होता है इसमें आपकी ब्राथ वैक्सीन जो है इसका प्रयोग किया जाता है। साथियों यहां पर देखो दो चीज बता दो आपको, कथन ए दे रखा है और कथन बी दे यानी कारण आर दे रखा है। आपको फिर आगे पूरा इसका जो उत्तर है वो आगे देखने को मिलेगा। पहले आप कथन पढ़ो कि हरित पेटी बड़े नगरों के भौतिक विस्तार को नियंत्रित करने की एक नियोजन संकल्पना है। हरित पेटी बड़े नगरों के भौतिक विस्तार को नियंत्रित करने की एक नियोजन संकल्पना है। और आर कह रहा है साथियों कि यह नगर का एक अनिवार्य घटक है। क्या देखते हैं साथियों दोनों यानी कि ए व आर यानी ए व आर सत्य हैं, आर की सही व्याख्या भी है। दोनों ए व आर सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो साथियों उत्तर जो होने वाला है आपका, उत्तर जो होने वाला है बिल्कुल साथियों आपका सही और सटीक साथियों ए सही है किंतु आर गलत है, ये आपका उत्तर होना है ऑप्शन सी। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो, बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना साथियों, एक तरफ कैल्शियम दे रखा है, विटामिन के दे रखा है, विटामिन B12 दे रखा है और प्रोथ्रोम्बिन नाम दे रखा है। रुधिर में जमने के लिए आवश्यक कारक है, यानी रुधिर में जो थक्का जमता है साथियों, इसमें जमने के लिए आवश्यक कारक कौन सा है? कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन के या प्रोथ्रोम्बिन? तो आपको इसका उत्तर देना है 1 2 3 3 1 3 4 1 2 4 व 2 3 4। तो साथियों आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 1 2 और 4 यानी कैल्शियम, विटामिन के और प्रोथ्रोम्बिन की बात करें
करें ये अति आवश्यक है, जबकि बी इसमें आवश्यक नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी साथियों आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज एक जीन का गठन करती है। निम्नलिखित में से कौन सी चीज एक जीन का गठन करती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, हाइड्रोकार्बन्स और लाइपोप्रोटीन्स, लिपिड्स। तो साथियों एक जीन का गठन करने वाली जो बात करें तो कौन सी चीज़ है एक जो जीन का गठन करती है, तो जीन का गठन करने वाली जो चीज़ है साथियों वह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो ये आपको जीन का गठन करती है, अर्थात ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में रहा, खालिस्तान एक दवा है जो हृदय के कार्य को धीमी करती है और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है। साथियों ऐसी कौन सी दवाई है जो आपके जो हृदय के कार्य को धीमी करती है और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव, बीटा ब्लॉकर, डिप्रेसेंट और एनीमा। तो साथियों आपको यह बात भी अच्छे से पता होना चाहिए कि बीटा ब्लॉकर जो टैबलेट्स है, ये जो दवाई है ये आपके हृदय के कार्य को धीमा करता है और उच्च रक्तचाप के इलाज में इसका क्या करते हैं, इलाज करता है, ट्रीटमेंट करती है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। साथियों ये जो विकिरण होती है इनकी माप का उपकरण पूछा जा रहा है, तो क्या गाइगर काउंटर है, क्या पोलरीमीटर है, या कैलोरीमीटर है, या रेडियोमीटर है। तो साथियों ये बात भी आप अच्छे से जानते होंगे कि गाइगर काउंटर जो है ये आपकी इनकी क्या किरणों की नापने वाली बातें हो रही है। साथियों मैंग्रोव वे पेड़ है जिनमें होता है, मैंग्रोव वे पेड़ है जिनमें क्या होता है साथियों, मैंग्रोव में क्या होता है, क्या आपके रूपांतरित जड़ें, रूपांतरित तने, शोषण करने वाली जड़ें, शोषण करने वाले वन। तो साथियों आपको अच्छे से इस बात का पता होना चाहिए कि मैंग्रोव वे पेड़ है जिनमें क्या होता है, अरे जिनमें क्या होता है साथियों, जिनमें शोषण करने वाली जड़ें भी होती है। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमाने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। साथियों अंतरिक्ष यान जो होते हैं उनमें ईंधन जम ना जाए, इसको बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बेंजीन का, या ग्लाइकोल का, या एसिटिलीन का, या एस्टर का। तो साथियों आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी ग्लाइकोल की बात करें इसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 की क्षमता कितनी है। यानी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जो विकसित सुपर कंप्यूटर है परम 10,000, इसकी क्षमता साथियों कितनी, 1100 मेगाफ्लॉप, 2400 मेगाफ्लॉप, 1220 मेगाफ्लॉप, 1 गीगाफ्लॉप। तो साथियों आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से इसका पता होना चाहिए कि 1 गीगाफ्लॉप जो है ये इसकी आप क्या है क्षमता की बात करते हैं, अर्थात ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके सामने ये रहा कि अत्यंत उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है। तो एरोमीटर, यूडियोमीटर, पायरोमीटर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो उच्च तापमान जो होता है उस उच्च तापमान को मापने के लिए आपका जो उपकरण जो आपके काम में लिया जाता है वह निश्चित रूप से देखो आप सभी को पता भी होना चाहिए। जो पायरोमीटर होता है, पायरोमीटर ये आपके किसके लिए काम आता है, तो ये उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो बहुत प्यारा है, यदि एक डीएनए श्रृंखला में 10,000 क्षारक युग्म है तो इसमें कुल कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे। यानी कि एक डीएनए की श्रृंखला है और इस डीएनए की श्रृंखला में अगर 10,000 क्षारक युग्म है और इसमें से कुल अगर आपसे पूछा जाए तो न्यूक्लियोटाइड जो है वह कितने होंगे। तो ये बहुत प्यारा सा प्रश्न हो गया एक प्रकार से देखा जाए तो। देखो सीधा सा आपको क्या करना होता है, यहाँ पर डबल करना होता है। यानी जब भी क्षारक युग्म हो और क्षारक युग्म से न्यूक्लियोटाइड पूछा जाए तो आपको कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो ये आपके बहुत प्यारा सा प्रश्न था। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर। हाँ नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, ये रहा। अब देखो ये आपके 96 से लेकर बात करें अपन तो ये आपके 110 नंबर तक आपके किसके प्रश्न आ गए भाई, ये आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुए। तो साथियों देखो मैथ और जो रीजनिंग के प्रश्न है ना वो मैं प्रश्न आपको सीधे कहां पर उपलब्ध करवाऊंगा, सीधे आपको टेलीग्राम के ऊपर जो है आपको क्या है पोस्टमार्टम इनका करवा दिया जाएगा। यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप टेलीग्राम पर जाइए और वहां से ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसमें जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है वो एकदम फुल व्याख्या के साथ सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, पूरा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो आप वहां से इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। बिल्कुल सभी साथी अपनी तैयारी को जरूर परखें, अपनी तैयारी को जरूर परखें। बिल्कुल मैं आपके सीधा 111 नंबर प्रश्न की ओर चलता हूं, 111 नंबर प्रश्न की ओर चलता हूं। ये ध्यान दो, देखो इधर देखो साथियों हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं आपके बीच में। ये हिंदी के प्रश्नोत्तरी आपके बीच में हाजिर हुई कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द प्रोज्वल,
या प्रोज्वल ये या प्रोज्वल ये। अब आपको इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो है पहचानना है। तो साथियों प्रोज्वल शब्द जब भी लिखा जाता है तो इस प्रकार से लिखा जाता है, अर्थात ऑप्शन बी आपका क्या होने वाला है, सही होने वाला है। साथियों रिज्जू का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रिज्जू का पर्यायवाची शब्द, रिज्जू का पर्यायवाची क्या वक्र है, क्या सीधा है, या वर्तुल है, या दरिद्र है? तो रिज्जू का पर्यायवाची जब भी पूछा जाए तो आप एकदम सही और सटीक उत्तर करना वक्र है। साथियों रिज्जू का होता है वक्र है, रिज्जू का क्या होता है, वक्र होता है। बिल्कुल, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में। क्या कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है? बहुब्री समास की बात करें साथियों, क्या वाग्देवी, राजपुरुष, दामोदर या वाल्मीकि? साथियों तीन तो बहुब्री समास के ही उदाहरण है, लेकिन एक नहीं है। अब वो कौन सा नहीं है तो ये आपको चूज करना है। तो साथियों ध्यान रखना, राजपुरुष जो है, राजपुरुष बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है। किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है? साथियों व्यंजन संधि नहीं है, यानी तीन में तो है, एक में नहीं है। मर्मणीय, शौर्य, संयम या उद्धार? तो साथियों बिल्कुल ध्यान रखना, शौर्य जो शब्द है यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है आपके सामने संख्यावाची शब्द है कि 19 यानी 19 में मूल शब्द व उपसर्ग क्या है? यानी पहले मूल शब्द बताना है, फिर उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है यह आपको बताना है। 19 तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 19 की जब भी बात करें 19+20 यानी कि 19+20 की बात हो रही है, तो ये 19+20 ये उपसर्ग, हाँ तो 19+20 यानी कि 19 है ना, समझ गए क्या बात? हाँ 19 ये आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है साथियों। बिल्कुल नेक्स्ट देखो, अपने ही कुल का नाश करने वाला, अपने ही कुल का नाश करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका लिए एकल शब्द जो है, एकल शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। अपने ही कुल का नाश करने वाला एकल शब्द, कुलनाशी, कुलीगार या कुल दीपक या रावण? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए इस बात का भी कि एकदम सही और सटीक जो उत्तर होने वाला है साथियों, अपने कुल का नाश करने वाला कुलीगार कहलाता है। क्या कहलाता है? कुलीगार कहलाता है, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है आपके बीच में कि मोनिका खाना बनाकर पढ़ने लगी, वाक्य में रेखांकित जो क्रियापद है वह, यानी कि यहाँ पर रेखांकित किसको किया साथियों? रेखांकित किया बनाकर, यानी मोनिका खाना बनाकर पढ़ने लगी, पहले खाना बनाया फिर पढ़ने लगी। तो इसमें रेखांकित जो क्रियापद है यही क्रियापद क्या है? क्या पूर्वकालिक क्रियापद है, नाम धातु क्रियापद या आपके प्रेरणार्थक? तो आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको वैसे सीधा सीधा पता चल रहा साथियों इसमें पूर्वकालिक क्रिया यानी पूर्वकालिक क्रिया की यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, ये रहा आपके सामने बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों कि अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? साथियों मुहावरा प्रयोग हुआ है कि अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है? चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति? तो आप अच्छे से इस बात को भी आप समझ रहे होंगे, एकदम आप सही और सटीक उत्तर भी कर पाएंगे। यानी कि यहां पर सीधी सी बात है कि अंडे का शहजादा का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति होता है साथियों। क्या होता है? अनुभवी व्यक्ति होता है, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही और सटीक। साथियों निम्न परिभाषिक शब्दों में से असुमिलित को छांटो, यानी कि इनमें से कुछ अंग्रेजी शब्द दे रखे हैं, उनका हिंदी अर्थ दे रखा है, उनमें से कौन सा जो है सुमिलित नहीं है? साथियों बिक्वेस्ट यानी बिक्वेस्ट का मतलब है वसीयत, बिगेमी की बात मतलब है द्विविवाह, और ब्लूफ का मतलब है झांसा, और कैसन का मतलब है समारोह। तो आपका मतलब यहाँ पर कौन सा सुमिलित नहीं है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों कैसन की बात हो रही है, समारोह ये आपको सुमिलित नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है? शुक्ल की बात हो रही है, शुक्ल का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो आप अच्छे से बता सकते हो। जहां तक मैं मानता हूं आप इसका एकदम सही और सटीक उत्तर दे दोगे। शुक्ल का मतलब होता है कृष्ण, यानी कि एक महीने में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। तो शुक्ल का क्या हो जाएगा? आपके कृष्ण पक्ष हो गया। ये अब आ चुकी है आपके बीच में अंग्रेजी। तो साथियों अंग्रेजी में अपना है बट्टे गोल। मैं आपको उत्तर लगा देता हूं हर एक प्रश्न के, आप उत्तर चेक करना और अपना उत्तर सुनिश्चित करना कि आपका सही है या नहीं है। तो मैं सीधा उत्तर लगा रहा हूं। चूज द करेक्ट टेंस की बात हो रही है। आई वुड हैव गॉन देयर इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या फ्यूचर परफेक्ट है, या पास्ट कंटिन्यूज है। तो साथियों आपको निश्चित रूप से यहाँ पर बता दूं तो यहाँ पर जो टेंस आएगा वह आएगा कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस आपका यहाँ पर प्रयोग होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, यानी कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है ये आपको चूज करना है। तो सही उत्तर आप लगा लेना यहाँ पर। साथियों देखो प्रश्न में क्या कह रहा है कि सरिता सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। सरिता टोल्ड मी दैट आई वुड डू इट देन
और नेवर। तो आपको मैं सीधा उत्तर बता दूं, मैंने वैसे ही आपको बता दिया कि मेरे बट्टा गोल है। ऑप्शन डी आप यहाँ पर क्या मानना, सही और सटीक उत्तर मान के चलना। साथियों चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ गिवन एक्टिव वॉइस की बात हो रही है, तो इसमें से आपको पैसिव वॉइस चूज करना है। यू कैन प्ले विथ दिस किटनेस क्विट सेफली, तो ये आपसे बता रहा है, तो आपको ध्यान रखना साथियों यहाँ पर होगा ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन है, माय फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस डॉट 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 ए ईयर, यानी कि यहाँ पर ए ईयर की बात करें तो यहाँ पर ओफ आएगा, ओन आएगा, इन आएगा या बाई आएगा। तो आप अच्छे से समझदार हैं, यहाँ पर साथियों ओन शब्द का प्रयोग किया जाता है, अच्छे से आपको पता है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी हमने बच्चे को हंसाया, इसको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें, वी लाफ द चाइल्ड हैड लाफ बाई अस, वी हैव द चाइल्ड टू लाफ, या वी कैजुअल्ड द चाइल्ड टू लाफ। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, यहाँ पर साथियों जो है आपका वी कैजुअल बी चाइल्ड टू लाफ, यानी ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स या डिटरमाइनर्स की बात हो रही है। आर यू अटेंडिंग रिसेप्शन टुडे, इसके लिए ए एंड द और नो आर्टिकल्स, यानी कि इसमें से आपके कौन सा शब्द जो प्रयोग किया जाएगा, तो आपको अच्छे से सीधा सीधा दिख रहा है साथियों, दे शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, इसका देगा। साथियों चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फॉलोइंग टेक्निकल ऑफिशियल टर्म्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी कि ये इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन की बात हो रही है, इसके लिए आपके कौन सा शब्द जो है प्रयोग में किया जा रहा है, तो मैं आपको सीधा उत्तर बता दूं साथियों, ये आपके ऑप्शन सी जो है इंकरेजमेंट जो है आपकी, ये शब्द आपके इसका उत्तर एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट आपके सामने, नेक्स्ट साथियों ये एक पैसेज दे रखा है, पूरा पैसेज आपको पढ़ना है, बिल्कुल एकदम पूरा पैसेज आपको पढ़ना है, फिर आपको इसका क्या करना है, उत्तर करना है। तो आप पैसेज पढ़ना अच्छे से, मैं आपको सीधा सीधा क्या बताता हूँ, इनका उत्तर बता देता हूँ साथियों, सीधा सीधा उत्तर बता देता हूँ। पहला प्रश्न है कि मॉडर्न मेडिसिन ऑफ प्राइमरी कंसर्ट विथ, तो ये आपको सीधा सीधा इसका उत्तर बताना है आपको। तो 128 से मैं आपको सीधा उत्तर बता दूं साथियों, ऑप्शन बी आपका उत्तर होने वाला है। 129 में टॉकिंग अबाउट द हेल्थ ऑल टाइम्स मैक्स पीपल, तो इसका जो है साथियों ऑलवेज सफर फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस की बात हो रही है, और समटाइम्स सफर फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस की बात हो रही है, या रेयरली सफर फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस की बात हो रही है, ऑफ्टन सफर फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस की बात हो रही है। तो यहाँ पर साथियों सीधा ध्यान रखना, आपके 129 में जो ऑप्शन डी है आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों 130 की विच वर्ड द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर टू सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इमेजिनरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन 130 में जो है साथियों एकदम सही और सटीक जो उत्तर होने वाला है आपका ऑप्शन सी जो है आपका फैक्चुअल जो है आपका सी ऑप्शन एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है आपका ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुए हैं कि यदि आप एक फाइल को कॉपी और पेस्ट करते हैं, तो यदि एक फाइल को आप कॉपी और पेस्ट करते हैं तो मूल फाइल अपरिवर्तित रहती है और नई फाइल नहीं बनती है, और मूल फाइल अपरिवर्तित रहती है और नई फाइल बनती है, मूल फाइल डिलीट हो जाती है और नई फाइल बनती है, और मूल फाइल हट जाती है और नई फाइल नहीं बनती है। तो साथियों आप ध्यान रखना विशेष रूप से, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है मूल फाइल तो अपरिवर्तित रहती है और नई फाइल बन जाती है, यानी यदि आप एक फाइल को कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपकी मूल फाइल तो क्या रहेगी, अपरिवर्तित बिल्कुल है जैसे रहेगी, लेकिन नई फाइल आपकी बन जाती है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। सामान्यतः इंस्टॉलेशन फाइलों को जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, तो ये इंस्टॉलेशन फाइलों का जो एक्सटेंशन होता है क्या होता है, .jpg होता है, .gift होता है, .exe होता है, या .doc होता है। तो ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, exe जो होता है ये आपके इंस्टॉलेशन फाइलों का क्या होता है, पीछे का जो है एक्सटेंशन शब्द होता है। साथियों ये विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर है जो जटिल से जटिल गणना बहुत ही कम समय में करने में सक्षम होते हैं। कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर, सर्वर, या मेन फ्रेम कंप्यूटर, या लैपटॉप। तो साथियों बिल्कुल अच्छे से आप इसका उत्तर करना, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो बिल्कुल जटिल से जटिल गणना बहुत ही कम समय में और सक्षम होते हैं। साथियों नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर भाषा के 1 और 0 को ऐसे कैरेक्टर्स में बदलना जिन्हें कोई व्यक्ति समझ सके कहलाता है जनरेटिंग, सेलेक्टिंग, डीकोडिंग, क्लिप आर्ट बनाना। तो आप अच्छे से इस बात का भी उत्तर कर सकते हो, डीकोडिंग जो है यानी कि कंप्यूटर जो है साथियों 1 और 0 यानी 0 और 1 को ही समझता है, इसके अलावा कुछ नहीं समझता है कंप्यूटर, इसके अलावा कुछ समझता नहीं है। इनको समझाने के लिए आपको डिकोडिंग तैयार करना पड़ता है। तो साथियों पेज ब्रेक का क्या अर्थ होता है, पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट के पेज को छोटे छोटे भागों में बांटना, या डॉक्यूमेंट का अगला पार्ट नए पेज से स्टार्ट करना, डॉक्यूमेंट के पेज को छोटे वाक्यों में ब्रेक करना, या डॉक्यूमेंट के पेज को छोटे पैराग्राफ्स में आपके ब्रेक करना। क्या होता है पेज ब्रेक, तो आप अच्छे से जानते हो पेज ब्रेक का मतलब साथियों डॉक्यूमेंट का अगला जो पार्ट है वो नए पेज में स्टार्ट करना, ये आपका पेज ब्रेक होता है। बिल्कुल साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न।
नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, प्रिंटर का पेपर दी गई आउटपुट को क्या कहते हैं, यानी प्रिंटर द्वारा पेपर पर दी गई आउटपुट को क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी, रीडेबल कॉपी, हार्ड कॉपी। तो साथियों वो हार्ड कॉपी हो जाती है, क्या हो जाती है, हार्ड कॉपी। साथियों ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होना। साथियों टेम्पररी मेमोरी कहलाती है, प्रोम, रीडेबल, रोम या रैम, बताओ टेम्परेरी मेमोरी जो है किसे कहा जाता है। टेम्परेरी मेमोरी की बात करें तो बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए साथियों, टेम्परेरी मेमोरी का मतलब होता है रैम, जिसको अपन कहते हैं वह टेम्परेरी मेमोरी होती है, अर्थात साथियों ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक होगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, विंडोज में एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे पर जाने हेतु निम्न में से किस कीज को दबाया जाता है। तो यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब भी विंडो में एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे की ओर जाने हेतु निम्न में कीज को दबाया जाता है, आल्ट प्लस शिफ्ट को, आल्ट प्लस टैब को, आल्ट प्लस कैप्स लॉक को, आल्ट प्लस स्पेस बार को। तो आप अच्छे से ध्यान रखना, चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे पर जाने के लिए आपकी जो की दबाई जाती है वह साथियों की होती है कौन कौन सी, आल्ट और जो टैब की होती है वह होती है ऑप्शन बी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बैंड, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सीरियल बस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप अच्छे से जानते हैं यूएसबी का जो होता है साथियों वह यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, अर्थात ऑप्शन बी आपका क्या होने वाला सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों एमएस वर्ड 2010 में रिबन खालिस्तान की श्रृंखला से बने होते हैं, रिबन किससे बने होते हैं, गेट से, विंडोज से, टैब से या डोर से। तो आप ध्यान रखना साथियों एमएस वर्ड 2010 में रिबन खालिस्तान की श्रृंखला से बने होते हैं। तो 140 की अपन बात करें साथियों तो रिबन जो होते हैं साथियों टैब से बने होते हैं, ऑप्शन सी आपका यहां पर सही और सटीक उत्तर होगा। साथियों भारत कजाकिस्तान, ये अब 10 जो प्रश्न है साथियों ये आपके करंट से संबंधित है, कहां से, करंट प्रश्नोत्तरी आपके बीच में लेकर आया हूं। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 22 का कौन सा संस्करण 15 से 28 दिसंबर 2022 के दौरान उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया, 5वां, 6ठा, 7वां या 8वां। तो आपको यह पता होना चाहिए साथियों जो भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 22 हुआ है उसका जो संस्करण है ये कौन सा संस्करण है, तो ये साथियों 6ठा संस्करण है, बिल्कुल ध्यान रखना 6ठा संस्करण आपके आयोजित किया गया है। साथियों भारत मलेशिया का कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और मलेशिया का कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास मलेशिया के केलोंग स्थित पुलाई में 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 के दौरान आयोजित किया गया था। यानी भारत और मलेशिया का कौन सा है, तो यह आपसे पूछा जा रहा है, धर्म गार्जियन 2022, इनमा कॉर्पेट 2022, सूर्य किरण या हरिमऊ शक्ति 2022। तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए साथियों, हरिमऊ शक्ति 2022 जो है ऑप्शन डी आपका यहां पर क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के कौन से प्रधानमंत्री के रूप में 25 अक्टूबर 2000 शपथ ली। यानी साथियों ऋषि सुनक जो है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, ये भारतीय मूल के निवासी है, 25 अक्टूबर 2022 को शपथ लिए, ब्रिटेन के कौन से नंबर के ये साथियों आपके प्रधानमंत्री बने। यानी देखो साथियों भारत के जो लोग हैं ना वो देखो कभी ब्रिटेन आपको पता है ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे भारत के लोग, आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है एक भारतीय है। बड़े गर्व की बात है ना, कितनी गर्व की बात है कि एक ब्रिटेन जैसे राष्ट्र का प्रधानमंत्री जो है अपने भारत का मूल है और ऋषि सुनक उनका नाम है। तो ये आपके शपथ लेते हैं। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं साथियों पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। 57वें नंबर साथियों कौन से नंबर के, 57वें नंबर के ये आपके क्या बनने वाले हैं, 57वें नंबर के आपके वहां पर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोसर और एंटोन जेलिंगर को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा 4 अक्टूबर 2022 को की गई थी। साथियों नोबेल पुरस्कार 2022 की चर्चा हो रही है भौतिकी विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में या गणित में। तो आप अच्छे से इस बात को भी जानते रहे साथियों। भौतिक विज्ञान की बात करें, भौतिक विज्ञान यानी जैसे अपन क्या कहते हैं, अरे जैसे फिजिक्स कहते हो क्या, हाँ बिल्कुल उसमें दिए जाने की बात हो रही है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा, क्या कह रहे हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास की घोषणा 15 सितंबर 2022 को करने वाले रोजर फेडरर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। रोजर फेडरर जिन्होंने 15 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से क्या ले लिया, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, कौन सा कथन सही नहीं है। लेबर कप रोजर फेडरर द्वारा खेला गया अंतिम टूर्नामेंट था, यह पूछा जा रहा है कि लेबर कप जो है वे रोजर फेडरर द्वारा खेला गया अंतिम टूर्नामेंट था। और बात करें साथियों नेक्स्ट कि वे 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। इन्होंने 8 विंबलडन, 6 ऑस्ट्रेलियन और 5 यूएस ओपन और एक फ्रेंच खिताब अपने नाम की, बिल्कुल बात एकदम सत्य साथियों। उन्होंने लगातार 20 वर्षों तक एटीपी फैंस फेवरेट पुरस्कार जीता। ये बात आपकी क्या हो जाएगी साथियों, गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट है कि फीफा ने किस भारतीय फुटबॉल पर
हाँ, फीफा ने किस भारतीय फुटबॉल पर कैप्टन फैंटास्टिक शीर्षक से विशेष डॉक्यूमेंट्री 28 सितंबर 2022 को रिलीज की है? क्या भाईचुंग भूटिया पर, सुनील छेत्री पर, या गुरप्रीत सिंह संधू पर, या अनिरुद्ध थप्पा के ऊपर? तो आपको यहां पर सही और सटीक उत्तर चूज करना चाहते हैं। सुनील छेत्री जो है इनके ऊपर आपकी क्या है, बिल्कुल कैप्टन फैंटास्टिक शीर्षक से आपकी विशेष डॉक्यूमेंट्री जो तैयार की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपके बीच में ये रहा हाजिर। क्या कह रहा है साथियों नेक्स्ट प्रश्न कि वर्ष 2020 के 52वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? क्या आशा फारेक को, या शर्मिला टैगोर को, या माला सिंह को, या मुमताज को? बताओ देखिए। हाँ, आपको फटाफट साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर सोचना है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, आशा पारेख जो है, आशा पारेख ऑप्शन ए जो है, इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 2020 से आपके 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। साथियों नेक्स्ट आपके प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए देश का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में राजस्थान यूनिवर्सिटी से के किस पूर्व प्रोफेसर को 31 अक्टूबर 2022 को प्रदान किया गया था? क्या प्रोफेसर परेश पालीवाल को, या प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को, या प्रोफेसर नरेश खटाना को, या प्रोफेसर प्रमोद लोढ़ा को? तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए साथियों, बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्रोफेसर जो रमेश अरोड़ा भाई साहब है, इन्हें आपके पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड जो है इससे आपके सम्मानित नवाजा गया है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा, क्या कह रहा है साथियों कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के किस सदस्य का कार्यकाल 7 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गया है? हाँ, किसका कार्यकाल जो 2007 को समाप्त 7 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गया है? तो संगीता आर्य का, राजकुमारी गुर्जर का, या बाबूलाल कटारा का, या जसवंत राठी का? तो आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए साथियों कि राजकुमारी गुर्जर जो है इनका जो कार्यकाल है ये लोक सेवा आयोग से आपकी 7 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रोजेक्ट की बात करें, प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार स्वर्ण से नवंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया है? तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए साथियों, बिल्कुल। तो बताओ, गंग कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट, ERCP रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट, IGNP रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट, इसरदा कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट? तो साथियों बिल्कुल साथियों ध्यान रखना, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। तो बिल्कुल साथियों आपको कैसा लगा ये पूरा मॉडल पेपर सॉल्यूशन करके? आनंद आया होगा, बिल्कुल एकदम आपको अच्छा लगा होगा, और आपने अपनी तैयारी को परखा होगा, और आपको ये बात पता चली होगी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। साथियों घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो, अगर आप लगातार जुड़े रहे और लगातार रूप से मेहनत करते रहे तो 100% साथियों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाने दूंगा। CET 10+2 की बात करें तो CET 10+2 में साथियों हमेशा जिंदगी भर आपकी जो है CET 10+2 की बात करें, उनके लिए मैं यूं कह सकता हूं कि ये रामबाण सीरीज जो है सामने आपके एकदम आपकी साबित होने वाली है। तो आप कितने नंबर आए आप एक बार चेक करना, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में पिन करके बताना कि आपके कितने नंबर आए। साथियों इसकी पूरी PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं, और टेलीग्राम का जो लिंक है साथियों वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। तो आप साथी बिल्कुल वहां पर आप ज्वाइन कर ले टेलीग्राम को, और वहां से ये, और साथ में साथियों आंसर की जो है आपको आंसर की वहां पर डाल दी जाएगी पूरी, जिसमें मैथ और रीजनिंग का देखो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से आपके पूरा सॉल्यूशन डाला गया है। तो आप सभी साथी वहां से आपकी सॉल्यूशन को भी आप क्या कर लेवे, ज्वाइन कर लेवे। तो बाकी अपन फिर से अगले मॉडल पेपर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।